एक बिल्कुल आम सा पुराना पॉन शॉप हर रात लंबी लाइन से भरा रहता है, लेकिन ये पॉन शॉप सोना या खजाना कलेक्ट नहीं करता। इसके बदले ये कुछ और लेता है, हर कस्टमर की अपनी लाइफ स्पैन। कुछ लोग एक रात में अमीर बनने के लिए अपनी 5 साल की लाइफ पॉन कर देते हैं और कुछ अपनी बेटी को पूरी जिंदगी की गुड फॉर्चून देने के लिए 30 साल की लाइफ दे देते हैं। जितनी देर कोई चीज ओनर के हाथों से गुजरती है, एक पॉन, एक एक्सचेंज और गुड लक, प्रमोशन और रिचेस खरीदे जा सकते हैं। यहाँ तक कि फेट भी रीराइट की जा सकती है। इसीलिए ये शॉप इतने सालों से चल रही है। हर कोने से डेस्परेट लोग यहाँ पिलग्रिम्स की तरह चले आते हैं और इस शॉप का ओनर मैं हूँ। 20 साल पहले अपने बेटे को अचानक आई एक जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए मैंने इस पॉन शॉप के पिछले ओनर के साथ डील की थी और एक डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मैं इस शॉप का नया कीपर बन गया। मुझे टाइम को ही छीन लेने की पावर मिल गई, साथ ही लगभग एंडलेस लाइफ स्पैन भी। लेकिन इसकी एक कीमत थी। मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ, वो पूरी तरह गायब हो गया। अब सिर्फ ये गोल्डन ऑयल लैंप ही मेरे और मेरे बेटे के बीच का आखिरी कनेक्शन है। जब तक इसकी फ्लेम जल रही है तब तक मेरा बेटा जिंदा है और इस फ्लेम को जलाए रखने का फ्यूल है दूसरे लोगों का टाइम। अभी मैंने अपने पिछले कस्टमर से 5 साल की लाइफ एक्स्ट्रा की है और उस एनर्जी को लैंप में डालने ही वाला था कि अचानक डोरबेल फिर से बज उठती है। मेरा हाथ एकदम रुक जाता है। मैं तुरंत मुड़ता हूँ क्योंकि ये वाली बेल सिर्फ तब बजती है जब कोई बहुत बड़ी बैड लक लेकर आने वाला कस्टमर अंदर आता है। दरवाजा खुलता है। एक औरत एंट्रेंस पर खड़ी है। उसने एक ओवरसाइज्ड स्ट्राइप्ड हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ है। उसका चेहरा राख की तरह सफेद पड़ चुका है। सिर पर टेढ़ा सा विग रखा है जिसके नीचे की गंजी स्कैल्प साफ दिख रही है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा बेचैन करती है वो उसकी आंखें हैं। उनमें न डर है, न लालच, न ही कोई उम्मीद, सिर्फ अंधेरा और जलता हुआ पागलपन। वो काउंटर तक आती है और सीधा मेरी तरफ देखती है। मैंने सुना है यहाँ जिंदगियों का सौदा होता है। मैं अपनी आंखें सिकोड़ता हूँ और अपना मोनोकल पहन लेता हूँ। लेंस के थ्रू मुझे सब दिख जाता है। इस औरत के बॉडी पर सड़ता हुआ काला धुआं उसके लंग्स और बोन मैरो के अराउंड लिपटा हुआ है। ये डेथ का मार्क है। तुम गलत जगह आ गई हो। तुम्हें मॉर्ग या चर्च में होना चाहिए। मैं मुर्दों के साथ बिजनेस नहीं करता। मैं अभी मरी नहीं हूँ। डॉक्टर कहता है मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। 3 महीने की बची हुई लाइफ मेरे लैंप की फ्लेम को हिलाने के लिए भी काफी नहीं है। घर जाओ, यहाँ अपना टाइम वेस्ट मत करो। नहीं नहीं, मैं उन 3 महीनों की बात नहीं कर रही। मैं वो 30 साल पॉन करना चाहती हूँ जो मुझे मिलने वाले थे। मेरी नजर तेज हो जाती है। वो 30 साल जो तुम्हें मिलने वाले थे। स्टेज 4 लंग कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। तुम्हारे पास 30 साल नहीं, 30 हफ्ते भी नहीं बचे। मैं अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसकी उंगलियां लोहे की प्लायर्स की तरह मेरी कलाई को कस के पकड़ लेती हैं। तुम देख सकते हो ना, बेवकूफ मत बनो। तुम उन थ्रेड्स को देख सकते हो। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ जाती है। एक नॉर्मल इंसान को थ्रेड्स के बारे में पता नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। ये बोलते हुए भी मेरी लेफ्ट स्लीव नीचे खिसक जाती है, किसी भी पल अटैक करने के लिए रेडी। लेकिन अगले ही सेकंड वेंडी अचानक मेरा हाथ छोड़कर अपने गाउन का कॉलर फाड़कर खोल देती है। यहाँ देखो, उसके कॉलर बोन के नीचे बिल्कुल दिल के ऊपर एक डार्क रेड मार्क बना हुआ है। उसका शेप टेढ़ा मेढ़ा है, उल्टे आवर ग्लास जैसा दिखता है। मेरी आंखें एकदम फैल जाती हैं। मोनोकल के थ्रू मुझे कुछ हैरान कर देने वाला दिखाई देता है। उस ब्लैक डेथ एनर्जी के नीचे एक चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट छुपा हुआ है, बिल्कुल डायमंड की तरह। उस पॉइंट ऑफ लाइट के अराउंड गोल्डन एनर्जी घूम रही है। ये वाकई टाइम है, बिल्कुल प्योर हाई क्वालिटी लाइफ टाइम। ये एक फेट लॉक है। ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। जिनके पास ये फेट होता है वो लंबी, खुशहाल, अमीर और ब्लेस्ड लाइफ जीने के लिए पैदा होते हैं। लेकिन उसका बॉडी डिजीज की वजह से टूट रहा है और अपनी ही सोल का वेट नहीं संभाल पा रहा। तो तुम वाकई से देख सकते हो। वो अपनी पॉकेट से एक फोटो निकालती है। ये सोफी है, मेरी बेटी। इसकी लक भी मेरी तरह है, बिल्कुल रॉटन। इसे सिर्फ प्लेन पानी पीने से भी खांसी आ जाती है। चलते वक्त इसके ऊपर फ्लावर पॉट्स गिर जाते हैं। ये सब इसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। वेंडी ऊपर देखती है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अपनी बेटी को इस जहन्नुम जैसी जिंदगी जीने नहीं दे सकती। तुम क्या चाहती हो? वेंडी गहरी सांस लेती है। उसकी आंखें मजबूत इरादे से भर जाती हैं। मैं अपनी लक, 30 साल की लाइफ, हत्ता कि अपनी नेक्स्ट लाइफ की ब्लेसिंग्स भी पॉन कर दूंगी। सब कुछ ले लो। मैं बस चाहती हूँ सूफी पूरी जिंदगी सेफ रहे। मैं चाहती हूँ वो हमेशा लकी रहे। मैं सिजर्स नीचे रखता हूँ और काउंटर के पीछे से बाहर आता हूँ। लक कंजर्व्ड होती है। इतनी बड़ी फॉर्चून का बोझ किसी न किसी को उठाना पड़ता है। फेट लॉक को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है एक्सट्रीम मिसफॉर्चून। तुम वहीं पर मर जाओगी, मुझे परवाह नहीं। अगर इससे सोफी को अच्छी जिंदगी मिलती है तो मैं इसी वक्त मरने के लिए तैयार हूँ। चाहे मेरी सोल पूरी तरह बिखर कर खत्म ही क्यों ना हो जाए, मुझे मंजूर है। वो अचानक घुटनों के बल गिर जाती है और अपना माथा जोर से फ्लोर पर मार देती है। प्लीज, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हो। सोफी को बचा लो। अगर मैं ये 30 साल की प्योर फेट एक्सट्रैक्ट कर लूं तो इतना फ्यूल मिल जाएगा कि लैंप पूरा 1 साल जल सके। शायद इतना वक्त मिल जाए कि मुझे मिलो के बारे में कोई लीड मिल सके। ये ऐसा लालच है जिसे मैं मना नहीं कर सकता। उठो, डील पक्की है। मैं ड्रॉअर के बिल्कुल नीचे हाथ डालता हूँ और एक ब्लैक कॉन्ट्रैक्ट निकालता हूँ। ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसका पेपर पूरी तरह ब्लैक है और इसके किनारे ऐसे मुड़े हुए हैं जैसे आग में जल गए हों। जैसे ही ये डील सील होगी तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। मुझे पता है। एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना वेंडी
वेंडी अपनी उंगली काट लेती है और खून कॉन्ट्रैक्ट पर दबा देती है। अगले ही पल लाल रोशनी फूट पड़ती है, ब्लैक कॉन्ट्रैक्ट आग पकड़ लेता है और 2 रेड बीम्स में टूट जाता है। एक वेंडी के फोरहेड में समा जाती है और दूसरी मेरी पाम में। मैं वेंडी को शॉप के बैक रूम में ले जाता हूँ। बीच में एक ठंडा कॉपर बेड रखा है और उसके आसपास अनेक क्लॉक्स पागलपन की तरह घूम रही हैं। मैं वेंडी को उस पर लेटने को कहता हूँ, फिर अपने स्पेशल लेदर ग्लव्स पहनता हूँ, सिल्वर सिजर्स उठाता हूँ और एक लंबी गोल्डन नीडल जिसमें रून्स बने हुए हैं। सोफी, मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है। वेंडी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि नीडल सीधा उस डार्क रेड मार्क में घुस जाती है। उसकी दर्द भरी चीख मेरे दिमाग को चीर देती है और मेरी नजर के सामने जैसे ही नीडल अंदर जाती है, वेंडी के सीने पर छाया हुआ ब्लैक मिस्ट जबरदस्ती फटने लगता है और उसमें से तेज गोल्डन लाइट बाहर निकल पड़ती है। मेरे हाथ बहुत तेजी से काम करते हैं। मैं बहते हुए एनर्जी के अंदर उस एक और थ्रेड को ढूंढता हूँ। जैसे ही मैं सिजर से उस गोल्डन थ्रेड को काट देता हूँ, उसी पल वेंडी की चीख हमेशा के लिए रुक जाती है। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह बुझ जाती है, लेकिन मेरे पास शोक मनाने का वक्त नहीं है। मैं अपने हाथों में पकड़े उस गोल्डन स्फीयर ऑफ लाइट को देखता हूँ। मेरी पाल्म जलने लगती है। कितनी जबरदस्त एनर्जी है। ये एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर और ओवरवेलमिंग है। मुझे इसे तुरंत चैनल करना होगा, वरना ये पूरी शाप उड़ा देगी। मैं बिना देर किए पहले से तैयार रखा हुआ एक जेड पेंडेंट उठाता हूँ और उसके अंदर उस लाइट को फोर्स कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही वो लाइट पूरी तरह जेड में मर्ज होने वाली होती है, एक पतला सा रेड थ्रेड अचानक बाहर निकलता है। उसमें अजीब सी खून की स्मेल होती है और वो सीधा शून्य में घुस जाता है। ये क्या था? मैं एकदम सख्त रह जाता हूँ। इक्वल एक्सचेंज के रूल के हिसाब से वेंडी ने अपनी लाइफ दे दी, सोफी को फॉर्चून मिल गई। डील यही कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। लेकिन इस अचानक निकले रेड थ्रेड का मतलब है कि कोई तीसरा इंसान कॉन्जर्वेशन के साइड इफेक्ट्स को अब्सॉर्ब कर रहा है। मतलब सोफी जिस बैड लक से बच रही है, वो सब किसी और को ट्रांसफर हो रही है। मैं बिना सोचे समझे उस रेड थ्रेड को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ। देखना चाहता हूँ वो कहाँ जा रहा है। जैसे ही मेरी उंगलियां उसे छूती हैं, मेरे दिमाग में एक धुंधली सी इमेज चमकती है। एक अंधेरा गीला बेसमेंट, एक दुबला पतला सा फिगर कोने में लिपटा हुआ कांप रहा है। मिलो, मेरा दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वो कपड़े, ये तो वही बर्थडे गिफ्ट था जो मैंने 20 साल पहले मिलो को दिया था। बिल्कुल उसी जमाने का स्टाइल। लेकिन जैसे ही मैं और ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ, इमेज टूटकर बिखर जाती है। रेड थ्रेड शून्य में गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। जेड पेंडेंट हल्की सी आवाज के साथ फ्लोर पर गिरता है और उसमें से पवित्र सी सॉफ्ट लाइट निकलती रहती है। डील कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मेरी पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी है। वो बदनसीब इंसान जो बैलेंस की कीमत चुका रहा है, क्या वो मेरा बेटा है जो इतने सालों से लापता है? मतलब सोफी को मिलने वाली हर किस्मत मिलो की लाइफ फोर्स को ड्रेन करके दी जा रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने ही हाथों से अपने बेटे की डेथ सेंटेंस साइन कर दी। मैं धीरे से ये लफ्ज बोलता हूँ। मेरी उंगलियां बुरी तरह कांप रही हैं जब मैं पेंडेंट को छूने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी फिंगर टिप्स उस तक पहुंचने से पहले ही मैं झटके से हाथ वापस खींच लेता हूँ, जैसे मुझे करंट लग गया हो। एक एक्सपीरियंस टाइम ब्रोकर के नाते मुझे सबसे अच्छी तरह पता है कि ये रूल्स कितने क्रूअल होते हैं। एक बार डील सील हो जाए तो कॉज और इफेक्ट की चेन हमेशा के लिए लॉक हो जाती है। अगर सच में मिलो ही ये कीमत चुका रहा है, तो अब इस पेंडेंट को हर बार छूना बटरफ्लाई इफेक्ट ट्रिगर कर सकता है और पता नहीं मेरा बेटा जहाँ भी हो उस पर कैसी मुसीबत टूट पड़े। लेकिन मुझे सच जानना ही होगा। मैं गहरी सांस लेता हूँ और शॉप के पीछे बनी आर्काइव वॉल की तरफ मुड़ जाता हूँ। वो वॉल 16 फीट ऊंची है, जिसमें एज से एज तक ब्लैक लेदर लेजर्स भरे हुए हैं। हर लेजर एक डील को रिप्रेजेंट करता है और उससे जुड़ी एक जिंदगी की फेट उसमें बंद होती है। मैं सबसे ऊपर वाली शेल्फ से धूल से ढका हुआ एक ब्रास कंपस निकालता हूँ। ये फेंगशुई देखने के लिए नहीं, बल्कि फेट के फ्लो को ट्रैक करने के लिए है। हेवनली स्टेम्स गाइड हैं, अर्थली ब्रांचेस ब्रिज हैं और ब्लड उसका ट्रेल है। मैं अपनी जुबान की टिप काट लेता हूँ और एक मुंह भर खून कंपस पर थूक देता हूँ। अगले ही पल उसकी नीडल पागल की तरह घूमने लगती है और तेज घिसने की चीख जैसी आवाज निकलती है। मैं वेंडी के बालों की एक लट कंपस के बीच वाले ग्रूव में डाल देता हूँ। जैसे ही कंपस कांपता है, हवा में एक चमकता हुआ लाइट स्क्रीन खुल जाता है। उसमें हाईजियांग फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल दिख रहा है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। एक छोटी सी लड़की पुरानी पिंक ड्रेस पहने छत के नीचे कांपती हुई बैठी है। अपनी मम्मी के कैंडी लेकर वापस आने का इंतजार कर रही है। वो सोफी है। फिर लाइट स्क्रीन का सीन अचानक अजीब हो जाता है। हॉस्पिटल के बाहर लगा हुआ पुराना और सड़ चुका बिल बोर्ड तेज हवा से बुरी तरह हिलने लगता है और उसमें से हड्डियां घिसने जैसी टेढ़ी मेढ़ी आवाज आती है। कुछ जंग लगे बोल्ट्स आखिर टूटकर बाहर निकल जाते हैं। कई टन भारी बिलबोर्ड सीधा नीचे गिरता है, बिल्कुल सोफी की तरफ। संभल के, मैं बिना सोचे चिल्लाता हूँ, जबकि मुझे पता है वो मेरी आवाज सुन ही नहीं सकती। लेकिन जिंदगी और मौत के उस एक पल में सोफी का ध्यान पास से गुजर रही एक आवारा बिल्ली की तरफ चला जाता है और वो बिना सोचे एक छोटा सा कदम आगे बढ़ा देती है। जोरदार धमाका होता है और धूल का बड़ा बादल उठ जाता है। बिलबोर्ड उसकी हील से 1 इंच से भी कम दूर गिरता है। आवाज से घबराकर सोफी सीधा जमीन पर गिर जाती है और सामने पड़े टूटे हुए बिलबोर्ड को खाली नजरों से देखती रहती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि वो अभी मौत को छू कर निकली है। ये है एब्सोल्यूट लक, ये है प्रोबेबिलिटी को जबरदस्ती मोड़ देना। लेकिन अगले ही सेकंड वही होता है जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। जैसे ही सोफी बिलबोर्ड से बचती है, शॉप के कोने में रखा हुआ माइलो की लाइफ से जुड़ा लैंप अचानक बीमार सी डार्क ग्रीन रोशनी में बदल जाता है।
है। उसकी विक से एक चिंगारी निकलती है। उसी पल मेरे सामने वाला लाइट स्क्रीन टीवी सिग्नल में इंटरफेरेंस आने की तरफ हटने लगता है। एक दूसरी इमेज जबरदस्ती उसमें घुस जाती है। ये बिल्कुल अलग जगह है, अंधेरी, गीली और इंजन ऑयल और फंगस की स्मेल से भरी हुई। ये एक इलीगल फैक्ट्री है। जंग लगी मशीनों की लंबी लाइन जोर जोर से गरज रही है। इमेज एक कोने पर रुकती है जहाँ 7 या 8 साल का एक लड़का भारी पार्ट्स का क्रेट उठाने की कोशिश कर रहा है। उसने गंदा सा वर्क यूनिफॉर्म पहना हुआ है। उसकी कलाइयों पर नील पड़े हुए हैं। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाता, लेकिन फिर भी उसे तुरंत पहचान लेता हूँ। उसके गर्दन के पीछे बना हुआ लाल बर्थ मार्क, माइलो। वो मेरा बेटा है, माइलो। बिल्कुल उसी पल जब सोफी की तरफ बिलबोर्ड जमीन पर गिरता है, फैक्ट्री में छत से लटकी एक चेन अचानक टूटकर सीधा माइलो की लेफ्ट लेग पर गिरती है। वो तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। विजन वहीं खत्म हो जाता है। कंपस कॉज और इफेक्ट की इतनी बड़ी बैकलैश फोर्स को झेल नहीं पाता। एक तेज क्रैक के साथ वो टुकड़ों में टूट जाता है। मैं वहीं जमकर खड़ा रह जाता हूँ। मेरी रगों में खून ठंडा पड़ चुका है। जिसे फॉर्चून बैलेंस कहा जाता है, वो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर नहीं है, ये एक बिल्कुल प्रिसाइज और बेरहम कंपनसेशन सिस्टम है। वेंडी, तुम पागल औरत, अपनी बेटी को बचाने के लिए तुमने मेरे बेटे को सब्स्टिट्यूट बना दिया। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूं तो डील कैंसिल हो जानी चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं पेंडेंट उठाता हूँ मेरी चेस्ट में तेज दर्द होता है। ये वार्निंग है, खुद टाइम की वार्निंग। अगर जेड को तोड़ दिया तो कार्मिक बैकलैश से जुड़े सोफी और माइलो दोनों ही पूरी तरह इरेज हो जाएंगे। मैं इसे तोड़ नहीं सकता। तोड़ दिया तो मेरा बेटा पक्का मर जाएगा, और ना तोड़ा तो मेरा बेटा मौत से भी बुरी जिंदगी जिएगा। मैं हार कर अपनी चेयर पर बैठ जाता हूँ और उस सोल लैंप को घूरता रहता हूँ जो अब भी जल रहा है। उसकी फ्लेम अब सिर्फ एक पतली सी ग्रीन लाइन बनकर रह गई है। ये माइलो है जो अपनी तकलीफ के थ्रू मुझे सिग्नल भेज रहा है। मुझे पता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फॉर्च्यून बैलेंस। अगर सोफी की लक माइलो की बदलक बन रही है तो क्या होगा अगर सोफी खुद अनलकी हो जाए? ये बहुत डेंजरस आइडिया है, रूल्स को चीट करने की कोशिश, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैं खड़ा होता हूँ और टिक टिक करती क्लॉक्स की लाइन के पास जाता हूँ। वहां से एक जेट ब्लैक केसिंग वाली और अजीब टेढ़ी मेढ़ी डिजाइन वाली क्लॉक उठाता हूँ। इस क्लॉक में कोई हैंड्स नहीं है। इसके डायल पर एक रोता हुआ आई बना हुआ है। ये मिसफॉर्चून क्लॉक है। मैं उसके पीछे का गियर वाइंड करता हूँ और ड्रॉर से एक जंग लगा हुआ कॉपर कॉइन निकालता हूँ। ये बदलक का कॉइन है। मैं दोनों हाथ जोड़कर एक सील बनाता हूँ और कॉइन को क्लॉक के ऊपर हवा में तैराता हूँ। ग्रे मिस्ट की एक पतली सी लहर उठती है और शून्य में घुसकर हॉस्पिटल के बाहर अभी भी शॉक में बैठी सूफी की तरफ उड़ जाती है। मैं बिना पलक झपकाए सोल लैंप को घूरता रहता हूँ। अगर मेरी थ्योरी सही है तो जैसे ही सूफी के साथ बैड लक होगी, माइलो की फ्लेम और तेज जलने लगेगी। ये एक गैम्बल है जिसमें दांव पर 2 बच्चों की जान लगी है, और मैं वो डीलर हूँ जिसके पास खेलने के लिए अब कोई कार्ड नहीं बचा। हॉस्पिटल के बाहर सूफी अब भी जमीन पर बैठी है। उसके आसपास घबराए हुए लोग और पुलिस खड़ी है। वो बच्ची सच में बहुत लकी है, जिंदा बच गई। हाँ, बस 1 इंच और होता तो खत्म हो जाती। मैंने सुना उसकी माँ अभी अंदर मर गई। उसी वक्त एक ब्लैक मेबैक धीरे से आकर कर्ब के पास रुकती है। डोर खुलता है और एक अच्छे कपड़े पहना हुआ मिडिल एजेड कपल बाहर निकलता है। आदमी का नाम गॉर्डन लिन है चेंग का सबसे अमीर आदमी, और औरत का नाम इवॉन चेन है। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी हैं और उसके हाथ में एक मिसिंग पर्सन फ्लायर है। उनकी इकलौती बेटी 1 हफ्ते पहले लापता हो गई थी और तब से उसका कोई पता नहीं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर सूफी पर पड़ती है, दोनों बिजली गिरने की तरह वहीं जम जाते हैं। युवेत, इवॉन की कांपती हुई आवाज निकलती है जब वो भीड़ को धक्का देकर आगे बढ़ती है। युवेत, सूफी सर उठाकर देखती है। उसकी साफ आंसुओं से भरी आंखें बिल्कुल इवॉन की मिसिंग बेटी जैसी है, और सबसे हैरानी की बात, सूफी की लेफ्ट आई के नीचे बिल्कुल वही टीयर शेप्ड मोल है। इवॉन पूरी तरह टूट जाती है और सूफी को जोर से गले लगा लेती है। मेरी बच्ची, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैम, मैं ये तुम ही हो। भगवान ने तुम्हें मुझे वापस भेजा है। इवॉन बेइंतहा रोती रहती है और गॉर्डन उसके पास खड़ा आंसुओं से भरी आंखों से सब देखता रहता है। जब ये सब हो रहा होता है, शून्य से आई हुई ग्रे एनर्जी की वो लहर चुपचाप अंदर घुस जाती है। ये वही बैड लक है जो मैंने भेजी थी। इसका टारगेट बहुत सिंपल था। सूफी जब खड़ी हो तो उसका पैर किसी तेज धात के टुकड़े पर पड़े और बस हल्का सा कट लग जाए। ना कोई जान का खतरा, सिर्फ थोड़ा दर्द और थोड़ा खून। वो ग्रे मिस्ट बिल्कुल सही तरह सूफी के पैर के अराउंड लिपट जाती है। जब इवॉन उसे खड़ा करती है, उसके पैर का तलवा वाकई एक तेज कांच के टुकड़े पर पड़ता है। शॉप में खड़ा मेरा दिल जोर से धड़क उठता है, लेकिन अगले ही पल सूफी अपना पैर उठाती है और कांच ने उसकी स्किन को छुआ तक नहीं, बल्कि उसकी शू के नीचे कुछ चिपक गया है। एक रिंग। ये तो मेरी रिंग है, वो वेडिंग रिंग जिसकी कीमत 5 मिलियन युआन है और जो पहले हुई अफरा तफरी में इवॉन से खो गई थी। ओ माय गॉड, क्या तुम हेवन से भेजी हुई एंजल हो? आज से तुम मेरे साथ घर चलोगी, तुम्हें दोबारा कभी तकलीफ नहीं होगी। शॉप में मैं एक मुंह भर खून उगल देता हूँ। ये मेरी फेल्ड अटेम्प्ट की बैकलैश थी। मैं खाली नजरों से मिस फॉर्चून क्लॉक को देखता रहता हूँ। बैड लक कन्वर्ट हो गई। उसके डायल पर बना रोता हुआ आई फट चुका है और उसमें से काला लिक्विड बह रहा है। तो ये है पीक फॉर्चून चाइल्ड का असली हॉरर। उसके खिलाफ भेजी गई हर नेगेटिव एनर्जी उसकी ओवरवेलमिंग फेट जबरदस्ती मोड़ देती है और उसे गुड फॉर्चून में बदल देती है। लेकिन एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। जो बैड लक मैंने भेजी थी वो गायब नहीं हुई, सिर्फ डिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन डिफ्लेक्ट होकर गई कहाँ? मैं डर के मारे तुरंत मुड़कर सोल लैंप की तरफ देखता हूँ। पहले से ही कमजोर ग्रीन फ्लेम अचानक ऐसे सिस करती है जैसे
उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो और वो लगभग बुझ ही जाती है। विक बुरी तरह कांपती है और एक पल के लिए फ्लेम स्याही की तरह काली हो जाती है। मौत का रंग। नहीं, मैं पागलों की तरह आगे कूद पड़ता हूँ और दोनों हाथों से लैंप को पकड़कर अपनी ही लाइफ फोर्स उसमें डालने लगता हूँ ताकि वो जलती रहे। उसी वक्त फैक्ट्री में बेहोश पड़े माइलो को फोरमैन घसीटकर एक कोने में ले जाता है। उसका इरादा उसकी पट्टी करने का होता है। आखिर वो अभी भी एक ऐसा मजदूर है जिसे जिंदा रखना जरूरी है। लेकिन जैसे ही मेरी भेजी हुई बैड लक सूफी से डिफ्लेक्ट होती है, फैक्ट्री की पुरानी वायरिंग अचानक खराब होकर शॉर्ट सर्किट कर जाती है। चिंगारियों की बारिश होती है और वो पास रखे जलने वाले केमिकल्स के ढेर पर गिरती है। एक जोर की गरज के साथ आग आसमान तक भड़क उठती है। आग माइलो से 2 फीट से भी कम दूर शुरू होती है और कुछ ही सेकंड्स में पूरे कोने को निगल लेती है। मीलो बेहोश है, लेकिन उसकी जलती हुई स्किन की तकलीफ हमारे सोल बॉन्ड के थ्रू पूरी ताकत के साथ मुझे महसूस होती है। मेरे अपने बाजू पर बिना किसी वजह के बड़े बड़े ब्लिस्टर्स निकल आते हैं। मेरा मास्क काला पड़कर जलने लगता है और उसमें से तेज जली हुई बदबू आती है, लेकिन मुझे दर्द महसूस नहीं होता, सिर्फ डिस्पेयर। मैं हार गया हूँ, पूरी तरह हार गया हूँ। जितनी ज्यादा सोफी लकी होती जा रही है, उतना ही बुरा मीलो के साथ हो रहा है, और जितना ज्यादा मैं इंटरफेयर करता हूँ, उतनी ही जल्दी मीलो मौत के करीब पहुंच रहा है। अगर रूल्स मुझे उससे नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे, अगर फेट ने मेरे बेटे को ही सैक्रिफाइस बना दिया है, तो मैं काउंटर के पीछे जाता हूँ और एक सेफ खोलता हूँ जिसे मैंने आज तक कभी नहीं खोला। अंदर कोई खजाना नहीं है, सिर्फ एक गन रखी है। 100 सालों से इस पॉन शॉप का हर कीपर इस ओब्लिवियन गन का यूज उन लोगों को खत्म करने के लिए करता आया है जो रूल्स तोड़ते हैं। उसके साथ एक पॉकेट वॉच भी रखी है जिसके हैंड्स उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं। ये रिवाइंड वॉच शॉप की फॉरबिडन रेलिक है। इसे यूज करने की कीमत अपनी ही सोल को जलाना है। ये एक छोटे एरिया में टाइम को रिवर्स कर सकती है, हत्ता की कॉज और इफेक्ट की चेन को भी जबरदस्ती तोड़ सकती है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत खतरनाक है। यूजर टाइम के फ्लड में बह सकता है, अपना होश खोकर सिर्फ एक खाली शेल बन सकता है, या हिस्ट्री से ही पूरी तरह इरेज हो सकता है। मैं एक सेकंड भी नहीं सोचता, मैं वॉच अपनी गर्दन में पहन लेता हूँ और ठंडी ओब्लिवियन गन को अपनी कमर पर लगा लेता हूँ। अगर दूर से इंटरफेयर करना काम नहीं कर रहा, अगर रूल्स खुद उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो मैं उसके पास जाऊंगा और अपने हाथों से टेस्ट करूंगा कि उसकी एब्सोल्यूट लक की लिमिट आखिर है कहाँ। रात के 2 बजे हैं, क्लाउड टॉप एस्टेट। मैं मैंशन के गेट के बाहर खड़ा हूँ और अपनी चेस्ट पर लटकी रिवाइंड वॉच की तरफ देखता हूँ। उसके हैंड्स बुरी तरह कांप रहे हैं और उल्टे घूम रहे हैं। खुद टाइम मुझे वार्निंग दे रहा है, आगे बहुत पावरफुल रिएक्शन जोन है, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। मैं धीरे से बोलता हूँ, इतनी ही देर तक मैं फोर्स करके ग्रे डोमेन खुला रख सकता हूँ। फिर मैं कमर से ओब्लिवियन गन निकालता हूँ। उसका पूरा बॉडी पिच ब्लैक है और उस पर डार्क रेड वेन्स फैली हुई हैं। जिस भी चीज को ये हिट करती है, उसका टाइम तुरंत इरेज हो जाता है। अगर फिजिकल अटैक उसकी फॉर्च्यून की वजह से कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर टाइम को ही इरेज करने का क्या? मैं नहीं मानता कि वेंडी का कर्स इससे भी रोक सकता है। डोमेन ओपन। मैं जोर से पैर पटकता हूँ। एक रंगहीन लहर पल भर में चारों तरफ फैल जाती है। जहाँ जहाँ वो गुजरती है, वहाँ टाइम पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। मैं एक भूत की तरह जम चुके गेट के अंदर से निकलकर सीधा क्रिस्टल पैलेस के अंदर कदम रखता हूँ। मेरा लेफ्ट हैंड बढ़ाकर ग्लास पर रख देता हूँ। डिके। मेरी पाम से ग्रे मिस्ट निकलती है और बुलेट प्रूफ ग्लास पल भर में पुराना होकर धूल बन जाता है। मैं इस क्रिस्टल पैलेस के अंदर कदम रखता हूँ और मेरा किलिंग इंटेंट और भी भड़क उठता है। यहाँ की लग्जरी और उस काली फैक्ट्री के उस कोने के बीच का फर्क किसी जहन्नुम से कम नहीं। कंपस ने जो लोकेशन दिखाई थी, उसके हिसाब से मैं सीढ़ियाँ चढ़कर 2nd फ्लोर पर पहुँचता हूँ। सबसे अंदर वाले रूम के पिंक डबल डोर्स हैं। मैं उन्हें धक्का देकर खोलता हूँ। रूम बहुत बड़ा है, बिल्कुल फेरी टेल की तरह डेकोरेट किया हुआ। हर तरफ लेस डॉल्स और बलून्स हैं। बीच में एक बहुत बड़ा राउंड प्रिंसेस बेड है जहाँ सोफी चैन से सो रही है और उसने एक जायंट टेडी बियर को गले लगा रखा है। मैं बेड के पास जाता हूँ और धीरे से ओब्लिवियन गन उठा लेता हूँ। मेरी उंगली ट्रिगर पर जम जाती है और इतना प्रेशर पड़ता है कि मेरी नकल सफेद हो जाती है। लेकिन जैसे ही मैं ट्रिगर दबाने वाला होता हूँ, कुछ ऐसा होता है जो नामुमकिन है। इस दुनिया में जहाँ टाइम फ्रीज होना चाहिए था, जहाँ सोफी को बिल्कुल हिलने नहीं चाहिए था, वो अचानक करवट बदल लेती है। टेडी बियर उसके हाथों से फिसलकर सीधा उसके सिर के ऊपर आ गिरता है। ये नामुमकिन है। ग्रे डोमेन के अंदर कास्टर के अलावा सब कुछ बिल्कुल फ्रीज रहना चाहिए। मेरा दिल जोर से धड़कता है, लेकिन मैं रुकता नहीं। ओब्लिवियन गन की पावर ब्लैंकेट और टेडी बियर दोनों को एक साथ पार करने के लिए काफी है। मैं ट्रिगर दबा देता हूँ। काली रोशनी की एक बीम तुरंत निकलती है, लेकिन बीम फायर होने से सिर्फ 1 सेकंड के 100वें हिस्से पहले रूम का स्मार्ट एयर सिस्टम अचानक खराब हो जाता है और उसका फैन फुल पावर पर चलने लगता है। ठंडी हवा का एक तेज झोंका सीधा बेड के हेडबोर्ड की तरफ आता है और ब्लैंकेट के कोने से एक ढीला फेदर बाहर निकला हुआ होता है। हवा के झोंके से वो फेदर उड़कर सीधा मेरी गन के बैरल के सामने आ जाता है। ब्लैक बीम उस फेदर से टकराती है। फिजिक्स के हिसाब से उसे सीधा उसके आर पार निकल जाना चाहिए था, लेकिन उस फेदर पर एक छोटा सा मिरर ग्लेस फ्रॉस्टिंग लगा हुआ है, जो सोफी ने सोने से पहले जो केक खाया था उसका बचा हुआ हिस्सा है, और वो एक परफेक्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस बना देता है। ओब्लिवियन बीम ऐसे मुड़ जाती है जैसे लॉजिक का कोई मतलब ही ना हो और उछलकर नाइट स्टैंड पर रखे वैनिटी मिरर से टकरा जाती है। मिरर तुरंत टूट जाता है, लेकिन डिफ्लेक्ट हुई ब्लैक लाइट खत्म नहीं होती। वो पूरे रूम में इधर उधर उछलती है और सीधा मेरे दिल की तरफ आ जाती है। डैम इट।
सेट। मेरे रिफ्लेक्सेस तुरंत काम करते हैं। मैं पीछे की तरफ कूदता हूँ और टाइम एक्सेलरेशन एक्टिवेट करता हूँ ताकि उस डेडली अटैक से बच सकूं। लेकिन ब्लैक लाइट फिर भी मेरी लेफ्ट आर्म को छू जाती है। डर के मारे मेरी सांसें रुक जाती हैं। मेरे बाजू के बाहर वाला मांस सीधा गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। मेरे मुंह से दबी हुई कराह निकलती है और मैं एक घुटने पर गिर जाता हूँ। जैसे ही वो अटैक मुझे लगता है, मेरी सोल की गहराइयों तक जलता हुआ दर्द पहुंचता है। क्योंकि ओब्लिवियन गन कॉज और इफेक्ट का वेपन है, इसलिए उसकी बैकलैश भी उसी लेवल पर लगती है। उसी के तुरंत बाद मेरे दिमाग में एक इमेज चमकती है। फैक्ट्री में आग बुझा दी गई है। जला हुआ और मुश्किल से सांस लेता माइलो जमीन पर पड़ा है। अचानक उसके ऊपर लगा हुआ जंग लगा बीम बिना किसी वार्निंग के टूट जाता है। एक स्टील रॉड सीधा नीचे गिरती है और माइलो के लेफ्ट शोल्डर को छेदते हुए निकल जाती है, बिल्कुल उसी जगह जहां मुझे अभी चोट लगी है। मैं अपनी लेफ्ट आर्म को जोर से पकड़ लेता हूं और सोफी के बेड के पास दर्द से सिकुड़कर बैठ जाता हूं। मैं फिर से फेल हो गया। ग्रे डोमेन का टाइम लिमिट खत्म हो जाता है। उसी पल मैंशन का अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तेज सायरन पूरे हॉल में गूंज उठता है। असैसिन सेकंड फ्लोर। अपनी घुलती हुई लेफ्ट आर्म को पकड़कर मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा होता हूँ। आज रात में उसे नहीं मार पाऊंगा। अगर अभी नहीं निकला तो यही मर जाऊंगा। जैसे ही मैं विंडो से कूदने वाला होता हूँ, रूम के कोने में रखी एक चीज मेरी नजर खींच लेती है। एक ग्रे वन आइड रैबिट टॉय। उसकी एक आंख बटन से सिली हुई है। मेरी आंखें एकदम फैल जाती हैं। ये वही रैबिट है जो मैंने माइलो के गायब होने से एक दिन पहले अपने हाथों से सिला था। ये सोफी के रूम में कैसे है? क्या वेंडी माइलो को जानती थी? नहीं, ये नामुमकिन है। जब तक मैं तुरंत मुड़कर नाइट स्टैंड पर रखी फैमिली फोटो देखता हूँ। उसमें गॉर्डन प्यार से सोफी को पकड़े हुए खड़ा है। मेरे दिमाग में एक खौफनाक ख्याल बिजली की तरह चमकता है। मैं तुरंत वन आइड रैबिट को जमीन से उठा लेता हूँ। उसकी पीठ पर बॉल पॉइंट पेन से एक लाइन लिखी हुई है, माइलो की बचकानी हैंडराइटिंग, फॉर डैड वेट फॉर मी टू कम होम। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। क्या हाईचेंग का सबसे अमीर आदमी सच में उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने माइलो को किडनैप किया था, या फिर माइलो इसी मैंशन में कहीं है? बेडरूम का डोर जोर से खुलता है और कई आर्म्ड गार्ड्स अंदर घुस आते हैं। बैंग बैंग बैंग, गोलियां मेरी तरफ दौड़ पड़ती हैं। मैं बचता नहीं। मेरी आंखों में पहले से भी ज्यादा भयानक आग जल रही है। मैं सोफी को नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिल गई है। मैं अपनी चेस्ट पर लटकी वॉच पर जोर से हाथ मारता हूँ। अटैक के लिए नहीं, भागने के लिए। रिवाइंड। अगले ही पल मेरे बॉडी के अराउंड एक वॉर्टेक्स बन जाता है। गोलियां वॉर्टेक्स से टकराकर हवा में ही रुक जाती हैं, फिर उल्टा मुड़कर वापस दीवारों में घुस जाती हैं। गार्ड्स की आंखों के सामने मेरी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी होकर ग्रे लाइट की एक लकीर में बदल जाती है और रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता। एक छिपकली की तरह मैंशन की बाहर वाली दीवार से चिपककर थर्ड फ्लोर तक चढ़ जाता हूँ। मैं थर्ड फ्लोर की बालकनी में छिप जाता हूँ। ये एक ब्लाइंड स्पॉट है और बारिश के बाद के गहरे साए मुझे पूरी तरह छिपा लेते हैं। ठंडी मार्बल वॉल से टेक लगाकर मैं कांपते हुए हाथों से वन आइड रैबिट को छूता हूँ। उसमें अब भी माइलो की स्मेल बसी हुई है, इंजन ऑयल और डर की मिलीजुली स्मेल। मैं खुद को जबरदस्ती शांत करता हूँ। अब तक सिचुएशन ये है, पहला, सोफी के पास एब्सोल्यूट लक है, उसे मारा नहीं जा सकता और उसके लिए भेजा गया हर नुकसान माइलो पर ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा, गॉर्डन ने सोफी को अडॉप्ट किया है। तीसरा, माइलो की पर्सनल चीज इसी घर में मिली है। इन तीनों बातों को जोड़ो तो सिर्फ एक ही सच सामने आता है। मैं अपनी नजर उस रूम की तरफ उठाता हूँ जिससे ये बालकनी जुड़ी हुई है। एक स्टडी। फ्लोर टू सीलिंग विंडोज पर पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन उनमें एक पतला सा गैप रह गया है जहाँ से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही है। अंदर कोई बात कर रहा है। मैं सांस रोककर उस गैप के और करीब हो जाता हूँ। स्टडी बिल्कुल किसी एम्परर के प्राइवेट चेंबर की तरह सजाई गई है। एक बड़े से डेस्क के पीछे गॉर्डन लिन बैठा है, हाथ में रेड वाइन का ग्लास पकड़े हुए वो फोन पर किसी से बात कर रहा है। सोफी, वो छोटी सी ब्रैट तो आज रात पूरी इंसिडेंट में भी आराम से सोती रही, डर तक नहीं लगी। और वो असैसिन, उसकी टेंशन मत लो, कोई भी सोफी को नहीं मार सकता। जब तक उसका पावर सोर्स चल रहा है वो अनटचेबल है। पावर सोर्स? गॉर्डन को इसके बारे में कैसे पता है? क्या उसे पूरा मैकेनिज्म भी पता है? फोन के दूसरी तरफ वाला कुछ पूछता है, गॉर्डन बीच में ही काट देता है। मुझे उस छोटे कीड़े के जिंदा होने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी सांस चलती रहनी चाहिए। उसे बस इतना जिंदा रखो कि किसी तरह लटका रहे। ऐसा सिम्बॉइंट पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। जब वो पागल औरत पॉन शॉप में डील करने गई थी तब मैं शुरू से सब देख रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सच में काम कर जाएगा। सुनो चैन, सोफी जितनी ज्यादा लकी होगी मैं उतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा। आज रात तो बस शुरुआत थी। वो असैसिन पक्का सोफी को मारने आया था, लेकिन वो फेल हो गया। इससे प्रूव हो गया कि हमारा छोटा स्टैंड इन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। मेरे नाखून दीवार में धंस जाते हैं। तो ये बात है, ये सब कभी भी सिर्फ एक माँ की मोहब्बत वाली सैक्रिफाइस नहीं थी। ये शुरू से ही एक केयरफुली प्लान्ड स्कीम थी। गॉर्डन की नजर वेंडी पर और उसके रेयर फेट लॉक पर बहुत पहले से थी। वो उस पर पहले से नजर रखे हुए था। सोफी को अडॉप्ट करना कोई काइंडनेस नहीं थी। उसने उसे एक लिविंग ट्रेजर वॉल्ट बना दिया और माइलो को बंद करके रखना भी नफरत की वजह से नहीं था। उसने उसे एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया। सोफी का काम है सामने से सारी गुड फॉर्चून एब्जॉर्ब करना, गॉर्डन के लिए पैसा बनाना, उसकी हर डिजास्टर को डिफ्लेक्ट करना और उसकी पावर को बढ़ाना। और माइलो का काम है पर्दे के पीछे हर कीमत चुकाना, तकलीफ सहना, बीमार होना, हत्ता कि गॉर्डन की जगह मरना भी। वो 2 बच्चों की जिंदगी का यूज करके अपनी इटर्नल लक बना रहा है। फोन पर गॉर्डन की आवाज और भी जहरीली हो जाती है, लड़के पर नजर बना के रखो। आजकल सोफी बहुत ज्यादा ड्रेन कर रही है, खासकर आज रात के इंसिडेंट के बाद। शायद उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी। हमारे पास जो सबसे अच्छे एंटीबायोटिक्स हैं वो उसे दो, लेकिन उसे इतनी जल्दी मत मरने देना। अगर वो मर गया तो मुझे नया वेसल ढूंढना पड़ेगा और वो बहुत बड़ा हेडेक
हेडेक होगा। वैसे वो जगह सिक्योर है ना? उस अबैंडन्ड स्टील मिल के बारे में सिर्फ मुझे पता है। स्टील मिल, मैं इस वर्ड को अपने दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर लेता हूँ। मैं धीरे से अपनी नजर वहाँ से हटा लेता हूँ। मैं तुरंत अंदर घुसकर गॉर्डन को मारने नहीं जाता। वो स्टील मिल पक्का हेवी गार्ड से घिरा होगा। अगर गॉर्डन यहीं मर गया तो वहाँ के लोग हॉस्टेजेस को मार भी सकते हैं या उन्हें कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। माइलो, बस थोड़ा और रुकना। जाने से पहले मैं अपनी जुबान की टिप काट लेता हूँ और एक मुंह भर खून विंडो सिल पर थूक कर उस पर एक इनविजिबल डेथ कर्स बना देता हूँ। गॉर्डन लिन, तुम्हारा वक्त अब तय हो चुका है। इतना करके मैं रात के अंधेरे में छलांग लगा देता हूँ और गायब हो जाता हूँ। आधे घंटे बाद हैचिंग के वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में सालों से बंद पड़े रेड लाइट स्टील मिल के 3rd बेसमेंट लेवल पर तेज रोशनी जल रही है। एक बड़े से आयरन केज के अंदर एक छोटा सा फिगर सिकुड़कर भूसे के ढेर पर पड़ा है। वो है माइलो टैंग। उसकी हालत देखकर रूह कांप जाए। उसकी लेफ्ट लेग अजीब एंगल पर मुड़ी हुई है। लेफ्ट शोल्डर में एक बड़ा सा छेद है। हाथ में आधा सड़ा हुआ स्टीम्ड बन पकड़े हुए है, लेकिन वो खुद नहीं खाता क्योंकि उसके बगल वाले केज में उससे भी छोटा एक बच्चा बंद है जो तेज बुखार में जल रहा है। सैम, सो मत जाना। माइलो दर्द से घिसटते हुए उसके पास जाता है और आधा बन उसकी तरफ बढ़ा देता है। ये खा लो, ठंड में थोड़ा हेल्प करेगा। दर्द हो रहा है माइलो, बहुत दर्द, मुझे पता है। चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक पॉन शॉप ओनर था। उसके पास एक बहुत कूल ग्लासेस थे। क्या वो ओनर तुम्हारे डैड हैं? हाँ, मेरे डैड एक सुपर हीरो हैं। वो जरूर आएंगे और हमें बचा कर ले जाएंगे। उसी वक्त केज के ऊपर वाले वेंट से ग्रे डस्ट की एक पतली सी लहर नीचे गिरती है। वो सीधा माइलो के वूंड पर जाकर बैठ जाती है और उसके साथ अजीब सी ठंडी राहत लेकर आती है। माइलो एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है और अपना सिर ऊपर उठाता है जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। अगले ही पल उसकी काफी पहले सूख चुकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो स्मेल को पहचान लेता है, पॉन शॉप के पुराने क्लॉक ऑयल की खुशबू और उसके वन आइड रैबिट की स्मेल। उसी वक्त पॉन शॉप का डोर जोर से खुल जाता है। मैं लड़खड़ाते हुए काउंटर के पीछे आता हूँ। मेरी लेफ्ट आर्म अब ट्रांसपेरेंट ग्रे बन चुकी है। उसका डिसॉल्व होना धीरे धीरे बढ़ रहा है। सिर्फ 10 मिनट और फिर ये मेरे हार्ट तक पहुंच जाएगा और उसके बाद मैं सिर्फ धूल बनकर रह जाऊंगा। एक्टिवेट, मैं धीमी गरजती हुई आवाज में बोलता हूँ। शॉप के कोने में रखा हुआ एक वन आइड पपेट जो अब तक बिल्कुल मरा हुआ लग रहा था अचानक हिलने लगता है। वो शेल्फ से कूदकर नीचे आता है और अपने पेट के अंदर से एक पुरानी ग्रीन वायल निकालता है। उसके अंदर स्टेसिस वाटर है जो 10,000 साल पुराने ग्लेशियर के नीचे से निकाला गया था। ये ऐसा सब्सटेंस है जो खुद टाइम को रोक देता है। ये एक डेडली पॉइजन है लेकिन किसी वुंड को वहीं पर फ्रीज कर सकता है। मैं बिना एक सेकंड सोचे उसका कैप दांतों से तोड़ता हूँ और पूरा लिक्विड सीधा अपनी लेफ्ट आर्म पर डाल देता हूँ। सफेद भाप जोर से उठती है। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना हाथ लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया हो। दर्द इतना ज्यादा होता है कि मेरा पूरा बॉडी झटके खाने लगता है। जब वो जलता हुआ दर्द धीरे धीरे खत्म होता है, मेरी आर्म का डिसॉल्व होना रुक जाता है। वुंड पर नीली बर्फ की एक लेयर जम गई है। उस हिस्से का टाइम पूरी तरह रुक चुका है। फिलहाल मैं जिंदा हूँ। मैं गहरी सांसें लेता हूँ। पसीना मेरी कॉलर तक भीग चुका है। मैं सिर उठाकर सोल लैंप को देखता हूँ। उसकी फ्लेम अब सिर्फ एक बीन जितनी रह गई है और उसका रंग बीमार सा ब्लैक पर्पल हो चुका है। ये उस इंसान की निशानी है जो मौत के बिल्कुल किनारे पर खड़ा हो। माइलो अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। मेरे पुराने दोस्तों, काम शुरू करने का वक्त आ गया है। मैं धीरे से सीधा खड़ा होता हूँ और एक पल में मेरी आंखों से जख्मी बाप की झलक गायब हो जाती है। अब उनमें सिर्फ उस शख्स की ठंडी हुकूमत बची है जो खुद टाइम पर राज करता है। मैं शॉप के पीछे बने फॉरबिडन डिस्प्ले केस के पास जाता हूँ और वहाँ से एक लंबा ब्लैक कोट उतारता हूँ। उसकी लाइनिंग में एज से एज तक सैकड़ों छोटी पॉकेट वॉचेस सिली हुई हैं। ये नाइटफॉल कोट है। इसे पहनकर मैं अपने आसपास टाइम के फ्लो को मोड़ सकता हूँ। ये मुझे बुलेट प्रूफ बना देता है और मुझे इनविजिबल भी कर सकता है। फिर मैं स्पेशली बनाए हुए ग्लव्स पहनता हूँ जिनमें डल रेड जेमस्टोन्स लगे हुए हैं। ये डिके स्टोन्स हैं। ये जिस चीज को छूते हैं वो एक हार्ट बीट में ही 10,000 साल पुरानी हो जाती है। आखिर में सबसे नीचे रखे बॉक्स से मैं एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक रिवॉल्वर निकालता हूँ। उसका बैरल हद से ज्यादा लंबा है और उस पर चेन्स लिपटी हुई है। अंडरटेकर, ये गन बुलेट्स नहीं चलाती, ये मेरी अपनी लाइफ स्पैन चलाती है। हर शॉट के बदले मेरी लाइफ का 1 साल चला जाता है और बदले में फेट के खिलाफ एक गारंटीड स्ट्राइक मिलती है। अगर तुम सब लोग जिंदगियों का खेल खेलना चाहते हो तो मैं भी ये गेम तुम्हारे साथ आखिरी पल तक खेलूंगा। पूरी तरह तैयार होने के बाद मैं एक बार फिर माइलो की फोटो देखता हूँ। बस मेरा इंतजार करना। रेड लाइट स्टील मिल, वेस्टर्न हाइचिंग। फैक्ट्री की रूफटॉप्स पर दर्जनों रेड हीट सिग्नेचर्स फैली हुई हैं। एक पुरानी ब्लैक सेडान पागल सांड की तरह दौड़ती हुई आती है। आयरन गेट को तोड़ते हुए सीधा कंपाउंड के अंदर घुस जाती है। तेज अलार्म पूरी रात में गूंज उठा है। इंट्रूडर, व्हीकल पर फोकस फायर करो। रैट टैट टैट टैट। ऊपर वॉच टावर से गोलियों की बारिश होने लगती है। कुछ ही सेकंड्स में कार का पूरा बॉडी बुलेट होल्स से भर जाता है। फिर फ्यूल टैंक फट जाता है और आसमान छूती आग भड़क उठती है। मर्सनरी कैप्टन ठंडी आवाज में रेडियो पर बोलता है, टारगेट कंफर्म डेड। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंखें फैल जाती हैं। जलती हुई आग के बीच से एक लंबा फिगर बिल्कुल आराम से बाहर निकल कर आता है। जैसे ही आग उसके कोट को छूती है वो वहीं पर जम जाती है। कैप्टन शॉक में चीख पड़ता है, फायर, रॉकेट लॉन्चर अभी। अगले ही पल एक रॉकेट लॉन्चर सीधा मेरी तरफ दौड़ता हुआ आता है। मैं सिर तक नहीं उठाता, बस अपना लेफ्ट हैंड बढ़ाता हूँ और हवा में ही उस रॉकेट को मुट्ठी में पकड़ लेता हूँ। डिके। पूरे यार्ड में एकदम सन्नाटा छा जाता है। ये सब उन मर्सनरीज की समझ से बाहर
है, वो कोई मॉन्स्टर है। मैं धीरे से सिर उठाता हूँ। क्या मेहमानों का स्वागत तुम लोग ऐसे करते हो? मैं अपने राइट हैंड में अंडरटेकर उठाता हूँ। मैं किसी एक इंसान पर एम नहीं करता। मेरा निशाना सबसे ऊंचा वॉच टावर है। एक दबी हुई भारी गन शॉट की आवाज गूंजती है। कोई बुलेट बाहर नहीं निकलती, लेकिन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बना वॉच टावर पल भर में खिसने लगता है। सिर्फ 3 सेकंड्स के अंदर वो रेत की तरह बिखर कर पूरी तरह गिर जाता है। ऊपर बैठा स्नाइपर चीखने का भी वक्त नहीं पाता। वो वॉच टावर के मलबे के साथ ही धूल बनकर बिखर जाता है। उसे किसी भी कीमत पर रोको, रोको उसे। बचे हुए मर्सनरीज पागल लोगों की तरह मेरी तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये प्रोफेशनल किलर्स हैं। मॉन्स्टर के सामने खड़े होके भी ये अपना मिशन पूरा करेंगे। तो फिर तुम सब मौत मांग रहे हो। मेरी बॉडी एक पल में गायब हो जाती है। टाइम एक्सेलरेशन। मेरी नजर में मेरे आसपास की हर चीज घोंगे की चाल से चलने लगती है। मैं भीड़ के बीच से निकलता हूँ और अपना लेफ्ट हैंड एक आदमी की गर्दन को बस हल्का सा छू देता हूँ। उसकी गर्दन तुरंत बूढ़ी होने लगती है, जैसे किसी दूसरी डायमेंशन से तबाही की बारिश फिर से शुरू हो गई हो। लेकिन इस बार कोर्टयार्ड पर बारिश नहीं गिर रही। इस बार आसमान से खून और जंग मिले हुए लाल स्लरी की बरसात हो रही है। 5 मिनट बाद मैं उस एलिवेटर शाफ्ट के सामने खड़ा हूँ जो अंडरग्राउंड जाता है। पावर पहले ही काट दी गई है। मैं एलिवेटर के डोर्स पर अपना हाथ रखता हूँ। रिवाइंड। टाइम उल्टा बहने लगता है। कटी हुई वायरिंग खुद से दोबारा जुड़ जाती है। टूटा हुआ कंट्रोल पैनल फिर से नया बन जाता है। डिंग। हल्की सी रोशनी बाहर फैलती है और डोर्स खुल जाते हैं। मैं अंदर जाकर B3 बटन दबा देता हूँ। एलिवेटर नीचे उतरता है। डिंग। डोर्स खुलते हैं और सामने फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से भरी हुई एक लेबोरेटरी नजर आती है। लैब की दूसरे कोने पर व्हाइट लैब कोट पहने एक बूढ़ा आदमी पहले से मेरा इंतजार कर रहा है। उसका चेहरा बड़ा ही शरीफ और नरम लगता है। हाथ में गर्म कॉफी का कप है, लेकिन मैं एक ही नजर में उसकी हकीकत देख लेता हूँ। उसकी टाइमलाइन बुरी तरह उलझी हुई है, बिल्कुल उस ऊन के गोले की तरह जिसे बिल्ली ने चीर दिया हो। बूढ़ा मुस्कुराता है और बोलता है, वेलकम मिस्टर टैंग। मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने दीजिए। मैं यहाँ का चीफ कंसल्टेंट हूँ। आप मुझे क्लॉक मेकर कह सकते हैं। क्या तुम्हारे पास भी मेरी तरह कोई पावर है? नहीं नहीं नहीं, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, बस टाइम से फैसिनेटेड एक हम्बल रिसर्चर। पिछले 5 सालों में आपके बेटे के कंट्रीब्यूशन की वजह से हम बायोलॉजिकल टाइम एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू हासिल कर चुके हैं। जैसे ही वो मेरे बेटे का नाम लेता है, मेरा किलिंग इंटेंट फट पड़ता है। मेरा बेटा कहाँ है? इतनी जल्दी क्या है? क्लॉक मेकर अपने रिमोट का एक बटन दबाता है। लैब की दीवारें अचानक ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं और उनके पीछे हनीकोम जैसी सेल्स की लंबी लाइन दिखाई देती है। हर सेल में एक बच्चा बंद है। कुछ बेहोश पड़े हैं, कुछ दर्द से कराह रहे हैं। उनके बॉडी में ट्यूब्स लगी हुई हैं जिनमें गोल्डन, रेड और ग्रे लिक्विड्स बह रहे हैं। ये एक ह्यूमन फार्म है। गॉर्डन सिर्फ माइलो का यूज नहीं कर रहा, वो हर जगह से रेयर फेट वाले बच्चों को इकट्ठा कर रहा है, उन्हें बैटरीज बनाकर उनकी फॉर्चून रिफाइन करके बेच रहा है। क्या ये मैग्निफिसेंट नहीं है? क्लॉक मेकर दोनों हाथ फैलाकर इस नजारे का मजा लेता है। अमीर लोग लंबी जिंदगी चाहते हैं, हम उन्हें वाइटैलिटी सीरम देते हैं। पॉलिटिशियंस प्रमोशन चाहते हैं, हम उन्हें फॉर्चून सीरम देते हैं। सेलिब्रिटीज फेम चाहते हैं, हम उन्हें चार्म सीरम देते हैं। और इस सब की जड़ है हमारी सबसे बड़ी डिस्कवरी, तुम्हारा बेटा। माइलो टैंक परफेक्ट कन्वर्टर है। सिर्फ उसका बॉडी इतनी पावरफुल कार में कन्वर्जन को झेल सकता है। बाकी बच्चे सिर्फ बैटरीज हैं, वही कोर रिएक्टर है। तुम सब मरोगे। मैं धारता हूँ और हाथ उठाकर फायर कर देता हूँ। अंडरटेकर की ब्लैक लाइट सीधा क्लॉक मेकर के फोरहेड की तरफ दौड़ती है, लेकिन लगने से एक पल पहले ही उसके सामने की हवा टेढ़ी हो जाती है। एक इनविजिबल बैरियर अटैक को रोक लेता है। ब्लैक लाइट उस शील्ड पर लहराती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। क्लॉक मेकर अफसोस भरी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाता है। यहाँ ये काम नहीं करेगा। इस लैब में टेम्पोरल साइलेंसर लगा हुआ है। इस रूम के अंदर कॉज और इफेक्ट पर बेस्ड हर अटैक न्यूट्रलाइज हो जाता है। आपकी मैजिक यहाँ काम नहीं करती मिस्टर टैंग। मेरा दिल डूब जाता है। मैं अपने लेफ्ट हैंड की डिके पावर एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ और वैसा ही होता है जैसा उसने कहा। वो फेमिलियर कंट्रोल का एहसास पूरी तरह गायब है। मेरे अंदर की एनर्जी एक मरे हुए तालाब की तरह बिल्कुल थमी हुई है, हिलती तक नहीं। ये ट्रैप खास मेरे लिए बनाया गया था। ठीक है, अगर मैजिक काम नहीं करेगी तो मैं तुम्हें स्टील से काट डालूंगा। इतना कहकर मैं अपनी बेल्ट से एक तेज मिलिट्री नाइफ निकालता हूँ और चीते की तरह उसकी तरफ झपट पड़ता हूँ। क्लॉक मेकर को शायद बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं सीधा फिजिकल अटैक करूंगा। घबराहट में वो तुरंत अलार्म दबा देता है। सब्जेक्ट्स को रिलीज करो, रिलीज देम। उसकी चीख के साथ ही दोनों तरफ रखे सबसे बड़े ग्लास टैंक्स जोर से टूटकर खुल जाते हैं। 6 फीट से भी ज्यादा लंबे कई क्रीचर्स टैंक से बाहर निकलते हैं। उनके मसल्स फूले हुए और टेढ़े मेढ़े हैं और उनकी स्किन बीमार सी ब्लू पर्पल दिख रही है। ये फेल्ड टाइम सीरम एक्सपेरिमेंट्स हैं जो म्यूटेट होकर बायो इंजीनियर्ड ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। मेरे रास्ते से हटो। मैं एक क्रीचर के भारी पंच के नीचे से स्लाइड करता हूँ और मेरी नाइफ बिल्कुल सही जगह उसके अकीलीस टेंडन को काट देती है। मैं रुककर फाइट खत्म नहीं करता। मेरा सिर्फ एक टारगेट है, क्लॉक मेकर। उसे पकड़ लिया तो माइलो तक पहुंच जाऊंगा। उसके बाद एक बेरहम क्लोज क्वार्टर्स बैटल शुरू होती है। 5 मिनट बाद आखिरी क्रीचर भी जमीन पर धड़ से गिर जाता है। काला खून फ्लोर पर फैल जाता है। मैं उन लाशों के ऊपर से गुजरता हुआ कोने में घिरे क्लॉक मेकर के पास पहुंचता हूँ। मुझे मत मारो, मुझे भी मजबूर किया गया था। ये सब गॉर्डन लिन का आइडिया था। मैं उसके सीने पर पैर रख देता हूँ और अपनी उंगली उसकी आंख पर दबा देता हूँ। मुझे उस कोर रिएक्टर तक ले चलो। वो अंदर है। सिर्फ मिस्टर लिन के पास उसे खोलने की क्लियरेंस है। मुझे बहाने नहीं चाहिए। उसे खोलो, वरना मैं तुम्हारा टाइम टुकड़ों में छीलना शुरू कर दूंगा और तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम धीरे धीरे एक बेबी में बदलते जा रहे हो। ये धमकी मौत से भी ज्यादा खौफनाक थी। क्लॉक मेकर की सारी हिम्मत टूट जाती है। ठीक है, वो
घिसटते हुए कंट्रोल पैनल तक जाता है, एक लंबा और मुश्किल कोड टाइप करता है और अपनी आइरिस स्कैन करवाता है। क्लिक, रंबल। लगभग 1.5 फुट मोटी एलॉय डोर धीरे धीरे खुलने लगती है। अंदर से हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवा बाहर आती है। मैं क्लॉक मेकर को जोर से एक तरफ धक्का देता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। अंदर का रूम ज्यादा बड़ा नहीं है। ये एक गोल चेंबर है जिसकी दीवारें बर्फ से ढकी हुई हैं। बीच में एक ट्रांसपेरेंट कैप्सूल खड़ा है। मेरे कदम वहीं रुक जाते हैं। मेरे हाथ से नाइफ छूटकर जमीन पर गिर जाती है क्योंकि कैप्सूल के अंदर एक छोटा सा दुबला पतला फिगर हवा में तैर रहा है। वो माइलो है। उसके पूरे बॉडी में ट्यूब्स घुसी हुई हैं। वो बिल्कुल एक रैगडॉल की तरह वायर्स में लपेटा हुआ है। उसकी स्किन इतनी सफेद हो चुकी है कि उसके नीचे की वेन्स साफ दिख रही हैं। उसकी लेफ्ट लेग को दोबारा सेट किया गया है, लेकिन वो अब भी टेढ़े और अजीब एंगल पर ही है। लेफ्ट शोल्डर का वुंड अब भी धीरे धीरे खून छोड़ रहा है, लेकिन सबसे बुरी चीज उसका चेहरा है। वो मासूम और प्यारा चेहरा अब सिर्फ दर्द से भरा हुआ है। बेहोश होने के बाद भी उसकी भौहें बुरी तरह सिकुड़ी हुई हैं, जैसे वो कभी खत्म न होने वाले नाइटमेयर में फंसा हो। कैप्सूल के ऊपर साइड बाय साइड 2 बड़े स्क्रीन्स लटक रहे हैं। लेफ्ट स्क्रीन पर माइलो के वाइटल्स चल रहे हैं। हार्ट बीट बहुत कमजोर, ब्लड प्रेशर क्रिटिकल लेवल पर, ब्रेन वेव्स बिल्कुल अनस्टेबल। राइट स्क्रीन पर कुछ और ही दिख रहा है। मैंशन में सोफी का बेडरूम। वो एक नए गोल्डन रैबिट पॉय को गले लगाकर चैन से सो रही है। उसके वाइटल्स बिल्कुल हेल्दी हैं, जिंदगी से भरे हुए। दोनों स्क्रीन्स के बीच एक मोटा रेड केबल जुड़ा हुआ है। हर कुछ सेकंड्स के बाद उस केबल के अंदर गोल्डन लाइट का एक पल्स लेफ्ट से राइट की तरफ और उसी वक्त ब्लैक मिस्ट की एक लहर राइट से लेफ्ट की तरफ। ये साइफनिंग है। माइलो की लाइफ को खींचकर सोफी की फॉर्चून में बदला जा रहा है। माइलो, मैं लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता हूँ और कैप्सूल से टकराकर दोनों हाथ उसके बर्फ जैसे ठंडे ग्लास पर रख देता हूँ। अचानक चेंबर में तालियों की आवाज गूंजती है। कैप्सूल के ऊपर एक होलोग्राम चमक उठता है। गॉर्डन लिन परफेक्ट सूट पहने, हाथ में रेड वाइन का ग्लास लिए, वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखता है। मिस्टर टैंग, तुमने वाकई मुझे इंप्रेस कर दिया। अकेले ही मेरी पूरी सिक्योरिटी फोर्स को खत्म कर दिया और क्लॉक मेकर की डिफेंसेस भी तोड़ दी। मैं सच में इंप्रेस्ड हूँ। मैं तुरंत सर उठाता हूँ। मेरी आंखों में कत्ल की आग तलवार की तरह चमक रही है। गॉर्डन लिन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शांत हो जाओ मिस्टर टैंग। बेहतर होगा तुम जरा भी मत हिलो। पहले अपने बेटे के पैरों के नीचे लगे डिवाइस को ध्यान से देखो। मैं कैप्सूल के बेस की तरफ देखता हूँ। वहाँ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिकल सिस्टम लगा है जो एक बड़े स्केल के शेप में बना है। एक साइड फीडिंग ट्यूब से जुड़ी है और दूसरी साइड एक टैंक से जो कोरोसिव एसिड से भरा हुआ है। ये लाइफ शेयरिंग सिस्टम है। मुझे पता है तुम अपने बेटे को वापस ले जाना चाहते हो। शायद मेरी बेटी का यूज करके कर्ज भी तोड़ना चाहते हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इसलिए मैंने एक फेल सेफ भी ऐड कर दिया। गॉर्डन की मुस्कुराहट धीरे धीरे किसी मॉन्स्टर जैसी हो जाती है। इस सिस्टम का लॉजिक बहुत सिंपल है। सोफी की हार्ट बीट ही तुम्हारे बेटे की ऑक्सीजन सप्लाई है। जैसे ही सोफी का हार्ट बीट रुकेगा, तुम्हारे बेटे की ऑक्सीजन सप्लाई तुरंत बंद हो जाएगी और उसी पल वो एसिड सीधा कैप्सूल के अंदर भर जाएगा। उसका एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। और अगर तुम कैप्सूल को फोर्स से तोड़ने की कोशिश करोगे तो सिस्टम सेवर्ड लिंक डिटेक्ट कर लेगा और तुरंत सोफी की तरफ हाई फ्रीक्वेंसी पल्स भेज देगा जो उसके ब्रेन में लगाए गए माइक्रोचिप को उड़ा देगा। बूम, उसका सर खत्म। बर्फ जैसी ठंड मेरी रगों में दौड़ जाती है। ये अल्टीमेट ट्रॉली प्रॉब्लम है। एक बिल्कुल परफेक्ट और न टूटने वाली गांठ। अगर मैं अपने बेटे को बचाता हूँ तो सोफी मर जाएगी। अगर सोफी को मार देता हूँ तो मेरा बेटा मर जाएगा। और अगर कोई तीसरा तरीका अपनाने की कोशिश करता हूँ तो दोनों एक साथ मरेंगे। बिल्कुल होपलेस लग रहा है ना? तुम टाइम को कंट्रोल करते हो मिस्टर टैंग। तुम्हें लगता है इससे तुम भगवान बन गए हो, लेकिन मैं ह्यूमन नेचर को कंट्रोल करता हूँ। मुझे पता है तुम प्रिंसिपल्स वाले इंसान हो और मेरी समझ के हिसाब से सोफी ही तुम्हारा आखिरी रास्ता है, या यूं कहो इस सब में वो बिल्कुल इनोसेंट है। अब चॉइस तुम्हारी है। ऑप्शन ए, पीछे मुड़ जाओ और यहाँ से चले जाओ। ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारा बेटा यहीं रहेगा, तकलीफ में रहेगा, लेकिन कम से कम जिंदा तो रहेगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे बेटे की सांस चलती रहेगी। आखिर वो मेरी गोल्डन गूज है। ऑप्शन बी, तुम कोई मूव करते हो, चाहे उसे बचाने की कोशिश करो या मेरी बेटी को मारने की, रिजल्ट एक ही होगा। सब एक साथ मरेंगे। गॉर्डन अपनी बात खत्म करके मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हल्का सा इशारा करता है, जैसे मुझे चॉइस दे रहा हो। होलोग्राम गायब नहीं होता, वो बस चुपचाप मुझे देखता रहता है, बिल्कुल उस इंसान की तरह जो किसी शीशे के जार में फंसी हुई मक्खी को देखता है। मैं वही खड़ा रहता हूँ। मेरी सांसें और भारी होती जा रही हैं। मेरा सीना ऐसे उठ रहा है जैसे फट जाएगा। मैं कैप्सूल के अंदर तैरते माइलो को देखता हूँ। शायद उसे महसूस हो गया है कि उसका डैड पास है। उसकी पलकें हल्की सी हिलती हैं और धीरे धीरे उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसके होठ बहुत हल्का सा हिलते हैं। कोई आवाज नहीं निकलती, लेकिन मैं उसके होठों को पढ़ लेता हूँ। वो कह रहा है, डैड, दर्द हो रहा है। ये 2 शब्द 2 तलवारों की तरह मेरे दिल को चीर देते हैं। 5 साल की तलाश, 5 साल का गिल्ट, 5 साल की उम्मीद, और आखिर में सब मुझे यहीं लेकर आया। मेरे सामने मेरा बेटा इतनी तकलीफ में है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं दर्द भरी दहाड़ मारकर अपनी मुट्ठी जमीन पर दे मारता हूँ। मुझे गॉर्डन लिन से नफरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे खुद से नफरत थी। मुझे नफरत थी उस दिन से जब मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मुझे नफरत थी इस श्रापित पावर से, ऐसी पावर जो उस इंसान को भी नहीं बचा सकती जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। गॉर्डन लिन हंसी उड़ाता है। क्या हुआ, डिसाइड नहीं कर पा रहे? चाहो तो मैं तुम्हारे लिए चॉइस कर दूं। अभी इसी वक्त घुटनों पर गिरकर मुझसे भीख मांगो तो मैं उन्हें बोल दूंगा कि तुम्हारे बेटे को थोड़ी एक्स्ट्रा पेन मेडिसिन दे दे। बुरा डील नहीं है, है ना? मैं धीरे धीरे खड़ा हो जाता हूँ। मेरा चेहरा अचानक बिल्कुल शांत हो जाता है।
मैं होलोग्राम में गॉर्डन लिन की तरफ देखता हूँ और मेरे होठों पर ठंडी सी मुस्कान आ जाती है। तुमने ह्यूमन नेचर का हर हिसाब लगा लिया, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं करता क्या हूँ। गॉर्डन लिन भौवे से कोड़ता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं धीरे से अपना राइट हैंड उठाकर अपनी चेस्ट की तरफ इशारा करता हूँ, जहाँ एक वॉच लटकी है जिसके हैंड्स लगातार उल्टे घूम रहे हैं। रिवाइंड वॉच। मैं एक पॉन शॉप चलाता हूँ। मेरा काम ही डील्स करना है। जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों डेड एंड बन जाएं, तब मैं ऑप्शन सी बनाता हूँ। मैं अपनी उंगली वॉच के कवर पर रख देता हूँ। ये देखते ही गॉर्डन लिन के दिल में अचानक डर की लहर दौड़ जाती है। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ टेम्परल साइलेंसर लगा हुआ है। तुम्हारी पावर्स यहाँ काम नहीं करेंगी। फील्ड एबिलिटीज को रोक सकती है, लेकिन प्राइस को नहीं। मेरी आवाज बिल्कुल खोखली और गंभीर हो जाती है, जैसे किसी बहुत पुराने फैसले की गूंज हो। मैं कोई डील तुमसे नहीं कर रहा, नहीं रूल्स से। मैं डील कर रहा हूँ खुद टाइम के साथ। मैं वॉच को अपनी गर्दन से तोड़कर मुट्ठी में कस लेता हूँ और पूरी ताकत से कुचल देता हूँ। क्रैक! वॉच टूट जाती है। बेइंतहा गोल्डन गियर्स और स्प्रिंग्स हर तरफ फूट पड़ते हैं और एक पागल वॉटेक्स की तरह घूमने लगते हैं। अपनी सोल को कुर्बानी बनाकर मैं टाइम से 1 सेकंड का मिरेकल खरीद रहा हूँ। जैसे ही ये लफ्ज मेरे मुंह से निकलते हैं, मेरा बॉडी जलना शुरू हो जाता है। मेरे बाल एक पल में सफेद हो जाते हैं। मेरी स्किन फटने और सूखने लगती है। मेरी लाइफ फोर्स तेज रफ्तार से उस वॉटेक्स में बहने लगती है। तुम पागल हो, तुम मर जाओगे, तुम पूरी तरह से एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाओगे। मर जाऊंगा? अपने बेटे के लिए मैं नरक पर भी चढ़ाई कर दूंगा। ब्रेक! मैं अपने जलते हुए हाथ उस गोल्डन वॉटेक्स के अंदर घुसा देता हूँ और पूरी ताकत से उसे फाड़ देता हूँ। मैं लाइफ सपोर्ट पॉड पर अटैक नहीं कर रहा था। मैं सोफी पर भी अटैक नहीं कर रहा था। मैं इस पूरी जगह की टाइमलाइन को चीर रहा था। माइलो को इसी एग्जैक्ट मोमेंट से खींचकर बाहर निकाल रहा था। उसे कॉजालिटी कफ से आजाद कर रहा था और उसे टाइम के किसी और पॉइंट पर धकेल रहा था। ये पॉन शॉप की सबसे बड़ी फॉरबिडन आर्ट है, टेम्पोरल एग्जाइल। अगर ये टाइमलाइन डेड एंड है तो मैं तुम्हें फ्यूचर में भेज दूंगा या पास्ट में, किसी ऐसी जगह जहां ना गॉर्डन लिन हो, ना सोफी और ना ही ये श्रापित कॉन्ट्रैक्ट। गोल्डन लाइट में लिपटा हुआ ट्रांसपेरेंट लाइफ सपोर्ट पॉड पल भर में हवा में गायब हो जाता है। माइलो भी उसके साथ ही गायब हो जाता है। सिर्फ ट्यूब्स वहीं रह जाती हैं जिनमें से अब भी न्यूट्रिएंट फ्लूइड टपक रहा है। स्केल का बैलेंस टूट जाता है। तेज एसिड बाहर गिरता है, लेकिन वो सिर्फ खाली हवा को ही जला पाता है। ये देखते ही गॉर्डन लिन बेइंतहा गुस्से और डिस्पेयर में चीख पड़ता है, मेनी कैश काओ! तबाही के बीच में अब भी उसी पोज में जमकर खड़ा हूँ, जैसे वोटेक्स को चीर रहा हूँ। अब तक मेरे सारे बाल पूरी तरह सफेद हो चुके हैं। मेरा चेहरा गहरी झुर्रियों से भर गया है। मैं एक मरते हुए बुढ़े आदमी जैसा लग रहा हूँ। मैं उस खाली जगह को देखता हूँ जहाँ कैप्सूल हुआ करता था और मेरे होठों पर हल्की सी तसल्ली भरी मुस्कान आ जाती है। भाग जाओ माइलो, जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। मेरा बॉडी लड़खड़ाता है और मैं पीछे की तरफ गिरने लगता हूँ। मेरी नजर धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। डैड ने अपनी पूरी कोशिश की और फिर मुझे फिर से वो धूप भरी दोपहर दिखाई देती है। डैड, पकड़ के दिखाओ। आ रहा हूँ, डैड आ रहे हैं। आखिरकार मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। जैसे ही मैं हमेशा के अंधेरे में डूबने वाला होता हूँ, एक ठंडा हाथ अचानक मेरी कॉलर पकड़ लेता है। मरना इतना आसान नहीं है। तुम अभी भी पॉन शॉप का कर्ज चुकाना बाकी है। ये पॉन शॉप नंबर 8 का पिछला ओनर था, वही हायर बीइंग जिससे मैं पहले मिला था 3 साल बाद। हैचैंग शहर पूरी तरह बदल चुका है। शहर के ऊपर एक बहुत बड़ा होलोग्राम तैर रहा है जो बार बार लिन कॉर्पोरेशन का लोगो दिखा रहा है। एक गोल्डन आर ग्लास जिसके ऊपर एक आंख हर इंसान को देख रही है। सड़कों पर ना कोई भिखारी है, ना कचरा। यहाँ तक कि ट्रैफिक लाइट्स भी हमेशा ग्रीन ही लगती हैं। हर चेहरे पर खुशी है क्योंकि लिन कॉर्पोरेशन ने फॉर्च्यून शेयरिंग प्लान लॉन्च किया है। लिन के स्टॉक्स या इंश्योरेंस खरीदो और तुम्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा लक मिल जाएगी। सड़क पर पैसे मिलना, लॉटरी जीतना, कैंसर का खुद से ठीक हो जाना, यहाँ मिरेकल्स होलसेल में बेचे जा रहे हैं और इन सब का सोर्स सीधा शहर के बीच बने क्लाउड पैलेस तक जाता है। वहीं गॉर्डन लिन का घर है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, और वहीं एक छोटी लड़की सोफी का भी घर है। लेकिन एली नंबर 8 का उस चमकदार दुनिया से कोई लेना देना नहीं। वो उस दुनिया का हिस्सा ही नहीं लगता। एक घंटी बजती है, दरवाजा खुलता है। इस बार कोई बर्बाद जुआरी अंदर नहीं आता, बल्कि एक शार्प सूट पहना हुआ एग्जीक्यूटिव आता है। मैं अपना कॉन्शियंस पॉन करना चाहता हूँ, बदले में गारंटीड प्रमोशन चाहिए। एग्जीक्यूटिव आराम से एक डॉक्यूमेंट काउंटर पर रख देता है। काउंटर के पीछे एक आदमी बैठा है। वो मिस्टर टैंग है और फिर भी नहीं है। उसने वही डार्क ग्रे वेस्ट पहना हुआ है, वही मोनोकल भी, लेकिन उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके हैं और मशीन की तरह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हैं। सबसे डराने वाली चीज उसकी आंखें हैं। उनमें कोई इमोशन नहीं है, ना दया, ना लालच, ना थकान, सिर्फ क्लॉकवर्क गियर्स जैसी ठंडी और मैकेनिकल प्रिसिजन। उसकी लेफ्ट आर्म अब ब्रास की मैकेनिकल आर्म बन चुकी है। हर जॉइंट बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है और गियर्स घूमते ही हल्की सी क्लिकिंग साउंड निकलती है। कॉन्शियंस, टॉप टियर सोल डेरिवेटिव। मिस्टर टैंग की आवाज में ना मर्द की पहचान है ना औरत की, बिल्कुल सिंथेसाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉइस जैसी। वो अपना मैकेनिकल लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाता है और बिना किसी एक्स्ट्रा मूवमेंट के सीधा एग्जीक्यूटिव के सीने के अंदर घुसा देता है। एक हल्की चमकती हुई सफेद रोशनी का और बाहर खींच लेता है। 10 ईयर टर्म, डिफॉल्ट, सोल फॉरफिटेड। मिस्टर टैंग बिना किसी इमोशन के पेपर पर स्टैंप लगाता है और एक फॉर्च्यून टोकन उसकी तरफ उछाल देता है। एग्जीक्यूटिव उसे लालच से पकड़ता है और तुरंत निकल जाता है। मिस्टर टैंग सर झुकाकर अपने हाथ में पकड़ी वॉच को फिर से पॉलिश करने लगता है। उसकी हर मूवमेंट एक प्रोग्राम्ड मशीन
की तरह बिल्कुल परफेक्ट है। कोने में खड़ा वन आइड पपेट धीरे से चीखता है। पिछले 3 सालों से उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो धीरे से ज्यादा जोर में बोले, बॉस आज का कोटा पूरा हो गया। हो गया। पपेट हल्का सा कांप उठता है। लेकिन बॉस आज वो दिन है। कौन सा दिन? मिस्टर टैंग का हाथ वॉच पॉलिश करते करते बीच में ही रुक जाता है। उसकी लेफ्ट मैकेनिकल आई में लाल डेटा की लाइंस चमकती हैं। एरर, नो मैच फाउंड। फिर मिस्टर टैंग बिना कुछ कहे फिर से वॉच पॉलिश करना शुरू कर देता है। पपेट घबराकर काउंटर पर कूद पड़ता है। बॉस आप उन्हें कैसे भूल गए? 3 साल पहले उन्हें बचाने के लिए आपने खुद को मेन सिस्टम को बेच दिया था। सजा के रूप में आपकी सारी मेमोरीज छीन ली गईं। अब आप सिर्फ एक लेबरर बनकर रह गए हैं। क्लीन अप प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड, नॉइज इंटरफेरेंस डिटेक्टेड। नहीं नहीं नहीं, मैं चुप हो जाऊंगा। पपेट डर के मारे तुरंत भागता है और पुराने कागजों के ढेर में जाकर छुप जाता है। उसी वक्त मिस्टर टैंग अपना हाथ नीचे कर लेता है। उसके चेहरे पर अब भी कोई इमोशन नहीं है। उसके पास अब दिल नहीं रहा। उसकी जगह सिर्फ एक डेट लेजर है जो लगातार काउंटडाउन कर रहा है। ये सब 3 साल पहले हुआ था। उस मिस्टीरियस बीइंग ने मुझे मौत के किनारे से वापस खींच लिया था और साथ ही एक शर्त भी लगा दी थी, तुम अब भी पॉन शॉप का कर्ज चुकाना बाकी है। अगले 100 साल तक तुम मेरे प्रॉक्सी बनकर काम करोगे जब तक उस फॉरबिडन आर्ट की पूरी कीमत अदा नहीं हो जाती। और इसी तरह मेरी ये हालत हुई, एक चलती फिरती लाश जिसे इमॉर्टल कहा जाता है लेकिन जो असल में सिर्फ एक कैदी है। क्लाउड पैलेस के रूफटॉप गार्डन में एक छोटी सी लड़की व्हाइट लॉलिटा ड्रेस पहने स्विंग पर बैठी खाली आसमान को देख रही है। वो सोफी है। अब वो 8 साल की हो चुकी है लेकिन उसकी आंखों में बचपन वाली मासूमियत नहीं बल्कि बहुत भारी खामोशी है। उसके पीछे 4 मेड्स खड़ी हैं। सबने स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट्स पहने हैं और हर एक के हाथ में फर्स्ट एड किट और बुलेट प्रूफ शील्ड है। हेड मेड अदब से बोलती है, मिस सोफी हवा तेज हो रही है, चलिए अंदर चलते हैं। मिस्टर लिन ने कहा है आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगनी चाहिए। अगर आप एक बार भी छींक दें तो लिन फार्मास्यूटिकल के स्टॉक सीधा लोअर सर्किट में चले जाएंगे। सोफी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बस हाथ बढ़ाकर एक उड़ती हुई बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही बटरफ्लाई उसकी उंगली से 1 इंच दूर पहुंचती है वो सीधा जमीन पर गिरकर मर जाती है। क्योंकि उस बटरफ्लाई पर थोड़ा सा पोलन लगा हुआ था जो शायद सोफी को एलर्जी दे सकता था, इसलिए डिफेंस सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हुआ और उस बटरफ्लाई को वहीं इरेज कर दिया। सोफी का हाथ हवा में ही रुक जाता है। वो मरी हुई बटरफ्लाई को देखती रहती है और उसके होठों पर कड़वी सी मुस्कान आ जाती है। उसी वक्त एक भारी आवाज सुनाई देती है। गॉर्डन लिन उसकी तरफ चलता हुआ आता है। पिछले 3 सालों में वो 10 साल जवान लगने लगा है। उसकी हर चाल में किसी किंग जैसा कॉन्फिडेंस है। आज रात हाई चेंग का मिरेकल नाइट सेलिब्रेशन है। दुनिया के सबसे बड़े लोग वहाँ होंगे और तुम उस शो की स्टार हो। वो डायमंड वाली ड्रेस पहनना। डैड क्या मैं सच में सिर्फ लकी हूँ? बिल्कुल, तुम हेवन की सबसे फेवरेट हो। फिर मुझे अंदर से इतना खाली क्यों लगता है, जैसे मैंने किसी और की कोई चीज चुरा ली हो? बकवास। क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, बस मुझे खुद ऐसा फील होता है। मुझे बार बार एक ही सपना आता है, कोई है जो जल रहा है, जम रहा है और मेरी वजह से तकलीफ सह रहा है। वो लड़का, क्या वो माइलो टैंग हो सकता है? नामुमकिन। 3 साल पहले वो टेम्पोरल क्योस टॉम में एग्जाइल हो गया था। वहाँ एटम्स तक फट जाते हैं। उसके जिंदा बचने का कोई चांस नहीं। वो बस एक नाइटमेयर है। उसे भूल जाओ। जाओ, तैयार हो जाओ। आज रात तुम सिर्फ मुस्कुराना। तुम्हारी एक स्माइल की कीमत 100 बिलियन है। सोफी को एक पपेट की तरह वहाँ से ले जाया जाता है लेकिन मुड़ते वक्त वो दूर अंधेरी स्काईलाइन की तरफ एक बार देखती है और दिल ही दिल में दुआ करती है, अगर वो इंसान सच में कहीं जिंदा है तो प्लीज वापस आ जाओ। जो तुम्हारा है वो वापस ले लो और मेरी जिंदगी भी साथ ले जाना। हाई चेंग में बारिश बिना वार्निंग के शुरू हो जाती है। आज रात तो और भी ज्यादा। गरजती हुई बिजली ऐसे लग रही है जैसे आसमान ही फट गया हो। एली नंबर 8 के मुहाने पर स्ट्रीट लैंप अब भी कभी जलता है, कभी बुझ जाता है। अंधेरी गली से एक फिगर बाहर निकलता है। उसके हाथ में छता नहीं है। मूसलाधार बारिश हो रही है लेकिन पानी उसके सर से कुछ इंच पहले ही हट जाता है, जैसे उसके आसपास कोई इनविजिबल फील्ड हो। वो एक जवान लड़का है। उम्र मुश्किल से 20-22 साल होगी। लंबा, मजबूत कंधों वाला। उसने फटा हुआ ब्लैक क्लोक पहने हैं और हुड उसके चेहरे का ज्यादा हिस्सा छुपाए हुए है। उसकी पीठ पर एक लंबी और पतली चीज बंधी है जो मोटी बैंडेजेस में लपेटी है। वो धीरे धीरे चल रहा है। उसके हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे का पानी उछलता नहीं बल्कि सफेद भाप बनकर उड़ जाता है। वो पॉन शॉप के दरवाजे के सामने आकर रुकता है। सर उठाकर नए ऑब्सीडियन साइन को देखता है। हुड के नीचे से एक तंज भरी हंसी निकलती है। कितना टैकी है। बैंग। वो एक ही लात में भारी ओक डोर तोड़ देता है। दरवाजा धड़ से गिर पड़ता है। काउंटर के पीछे मिस्टर टैंग तुरंत सर उठाता है। उसकी मैकेनिकल लेफ्ट आई लाल चमकने लगती है। वार्निंग, हॉस्टाइल इंट्रूजन डिटेक्टेड, डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड। मिस्टर टैंग धीरे से खड़ा होता है। उसकी मैकेनिकल आर्म पल भर में शेप बदलकर एक छोटी कैनन बन जाती है। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। वो जवान दरवाजे पर बिल्कुल चुप खड़ा रहता है। धीरे से अपना हुड पीछे हटाता है और एक तेज और शार्प फीचर्स वाला चेहरा सामने आ जाता है। उसके चेहरे के लेफ्ट साइड पर आंख के कोने से लेकर जॉ तक एक लंबा स्कार बना हुआ है लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है उसकी हेयर। आधे काले आधे सफेद, जैसे किसी ताकत ने अंदर से ही उन्हें जला दिया हो। वो काउंटर के पीछे खड़े आधे इंसान आधे मशीन बने अपने फादर को देखता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशंस उभरते हैं। 3 साल बाद आपने अपनी ये हालत बना ली। मिस्टर टैंग का प्रोसेसर एक पल के लिए अटक जाता है। फेशियल रिकॉग्निशन फेल्ड, नो मैच फाउंड इन डेटाबेस। मिस्टर टैंग ठंडी आवाज में बोलता है, फाइनल वार्निंग। वो जवान ठंडी हंसी
हंसता है। नो मैच। हाँ ठीक है, तब मैं बस इतना सा था। वो अपनी थाई तक हाथ ले जाकर हाइट दिखाता है, लेकिन ये चीज तुम्हारा डेटाबेस इसे जरूर पहचानेगा। वो अपने क्लोक के अंदर हाथ डालता है, एक छोटी सी मैली चीज निकालता है और काउंटर पर उछाल देता है। वन आइड रैबिट। जैसे ही मिस्टर टैंक की नजर उस रैबिट पर पड़ती है, उसका पूरा बॉडी बुरी तरह कांपने लगता है। जबरदस्ती सील की गई मेमोरीज का एक बड़ा हिस्सा उसके कोर प्रोग्रामिंग से टकरा जाता है। फायरवॉल ब्रीच, सिस्टम एरर, मेमोरी बैंक लीकिंग, रीसेटिंग। मिस्टर टैंक अपना सर पकड़ लेता है और दर्द भरी गरज निकलती है। उसकी मैकेनिकल आर्म कंट्रोल से बाहर हो जाती है और काउंटर पर रखी सारी वॉचेस को उड़ाकर जमीन पर गिरा देती है। मुझे याद नहीं आ रहा। माइलो धीरे धीरे काउंटर की तरफ चलने लगता है। एक एक कदम भारी है। उस 2 पल के गैप में उसने पूरे 10 साल गुजारे हैं। बाहर की दुनिया में सिर्फ 3 साल, लेकिन उसके लिए 10 साल। न रोशनी न पानी, सिर्फ टूटी हुई टाइमलाइंस का कभी न खत्म होने वाला स्टॉर्म और टाइम के मॉन्स्टर्स। सिर्फ एक चीज थी जिसने उसे जिंदा रखा, ये रैबिट और अपने फादर से किया हुआ एक प्रॉमिस। तुम कौन हो? तुम्हें देखकर मेरे सीने में इतना दर्द क्यों हो रहा है? माइलो आकर मिस्टर टैंक के बिल्कुल सामने रुकता है। मैं तुम्हारा क्रेडिटर हूँ, वो इंसान जिससे तुमने मेरा बचपन और अपनी पूरी जिंदगी उधार ली थी। मैं अपना हिसाब लेने आया हूँ। अचानक शॉप के हर कोने से शैडोज फूट पड़ती हैं। ये सिस्टम के कंट्रोल वाले शैडो गार्डियंस, पपेट असैसिन्स हैं। तलवारें निकाले हुए वो बिना आवाज के माइलो की पीठ पर वार करते हैं। माइलो संभल के। माइलो पलटकर देखता तक नहीं, वो बस अपनी पीठ पर बंधे बैंडेज्ड वेपन को पकड़ लेता है। एक पल में सारी बैंडेजेस फट जाती हैं और उनके अंदर से एक डरावनी लॉन्ग स्वॉर्ड सामने आ जाती है। हिल से लेकर टिप तक पूरी काली। उस ब्लेड में जरा भी चमक नहीं, उल्टा वो रोशनी को ही निगल लेती है। ये स्वॉर्ड उसने शैटर्ड टाइम के स्टॉर्म के अंदर खुद बनाई थी, टाइम के मॉन्स्टर की रीढ़ की हड्डी से। इसका नाम है अंडरटो। माइलो जोर से चीखता है और स्वॉर्ड सिर्फ एक बार चमकती है। शैडो गार्डियंस हवा में ही जम जाते हैं। अगले ही पल उनके बॉडी टूटने लगते हैं और वो तुरंत काली धूल बनकर जमीन पर बिखर जाते हैं। सिर्फ एक स्ट्राइक और टाइम ही 2 टुकड़ों में कट गया। मिस्टर टैंक खाली नजरों से ये सब देखता रह जाता है। ऐसी पावर उसके अपने पीक से भी कई गुना ज्यादा है। माइलो आराम से अपनी स्वॉर्ड वापस शीट में डाल देता है। क्लीन अप हो गया। फिर वो मिस्टर टैंक की कॉलर पकड़कर उसे जोर से खड़ा कर देता है। माइलो चीखता है, मेरी तरफ देखो, मैं माइलो टैंक हूँ, वो बेटा जिसके लिए तुम लगभग मर गए थे। देखो अपनी हालत। उस रात वाले डैड तुम्हें देखकर पहचान भी पाते। ये चीख किसी हथौड़े की तरह मिस्टर टैंक के दिमाग पर पड़ती है और उसकी मेमोरीज पर लगा आखिरी सील भी टूट जाता है। मिस्टर टैंक की आंखें एकदम फैल जाती हैं। उसकी मैकेनिकल आई की लाल रोशनी बुझ जाती है और उसकी जगह कुछ और आ जाता है, कुछ साफ, कुछ इंसानी। ठंडी मेटल वाली गाल पर आंसू बहने लगते हैं। माइलो, मैं अपना इकलौता बचा हुआ हाथ कांपते हुए उठाता हूँ। मैं अपने बेटे के चेहरे को छूना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती। मुझे डर लगता है कहीं ये सिर्फ एक सपना ना हो। तुम कितने बड़े हो गए, कितने लंबे हो गए। मिलने की बातें बाद में करेंगे। जो कर्ज तुम पर है, इंटरेस्ट के साथ एक एक पैसा वसूल करूंगा। आज तुम्हारा जजमेंट का दिन है। माइलो मत करो। वो लड़की सोफी, वो इनोसेंट है और गॉर्डन लिन के पास पूरे देश की फेट जितनी पावर है। इनोसेंट? टेम्पोरल केओस स्टॉर्म में जब मॉन्स्टर्स मुझे जिंदा चीर रहे थे, तब मैं भी इनोसेंट ही था। माइलो टूटे हुए दरवाजे को पार करके तूफान में बाहर निकल जाता है। अब मेरी बारी है। आज रात के इस दाव पर मैं पूरे हाई चैंग को लगा रहा हूँ। वायलेट बिजली की एक तेज चमक आसमान को 2 टुकड़ों में बांट देती है और उस रोशनी में माइलो का अकेला कभी न झुकने वाला सिलुएट चमक उठता है। मैं अपने बेटे को दूर जाते देखता हूँ। एक पल के लिए वो मुझे अजनबी लगता है, लेकिन मुझे उस पर कभी इतना गर्व नहीं हुआ। मैं काउंटर के नीचे हाथ डालकर धूल से ढकी हुई अंडरटेकर निकालता हूँ, जो सालों से यूज ही नहीं हुई थी। पपेट, जी बॉस, मेरा कोट ले आओ। मैं अपने चेहरे से आंसू पोंछ देता हूँ और मेरी आंखों से हर तरह की डिस्पेयर गायब हो जाती है। अगर मेरा बेटा ये सब करने के लिए तैयार है, तो उसका बाप सिर्फ खड़ा होकर कैसे देख सकता है? चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। हाई चैंग के ऊपर बारिश अब भी लगातार हो रही है, लेकिन क्लाउड पैलेस के टॉप फ्लोर बॉलरूम के अंदर ऐसा लगता है जैसे बाहर का मौसम हो। एक स्टेट ऑफ द आर्ट वेदर शील्ड बारिश की हर बूंद और गरजती बिजली की हर आवाज को बाहर ही रोक देता है। आज रात लिन कॉर्पोरेशन की 3rd IPO एनिवर्सरी है। शहर के हर बड़े एलीट, सेलिब्रिटीज, हत्ता की फॉरेन रॉयल्टी भी यहाँ मौजूद है। उनके हाथ में शैंपेन नहीं, बल्कि एक स्पेशल ड्रिंक है जिसका नाम है गोल्डन ब्लड। इसका एक सिप और पूरे 1 हफ्ते तक तुम्हारे स्टॉक्स आसमान छूते रहेंगे। हॉल के बीच में पिरामिड शेप का एक स्टेज बना हुआ है। उसके बिल्कुल टॉप पर सोफी बैठी है, बिल्कुल एक नाजुक पोर्सिलेन डॉल की तरह। उसकी आंखें बिल्कुल खाली है। वो नीचे खड़ी भीड़ को देख रही है और भीड़ की हर नजर उस पर टिकी हुई है। हर आंख में सिर्फ लालच है। व्हाइट टेल कोट पहने गॉर्डन लिन स्टेज के सामने किसी प्रीचर की तरह खड़ा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 साल पहले हाई चैंग बडलक और डिजास्टर्स से बर्बाद शहर था, लेकिन आज अपने हाथ में पकड़े ग्लास को देखिए। उस खिड़की के बाहर की प्रॉस्पेरिटी को देखिए, क्योंकि हमारे पास एक लिविंग सेंट है, क्योंकि हमने खुद भगवान के सोर्स कोड को क्रैक कर लिया है। लक। पूरा हॉल जोरदार तालियों से गूंज उठता है। कुछ लोग तो घुटनों पर बैठकर सोफी को प्रणाम तक करने लगते हैं। सोफी ये सब देखती रहती है। उसके अंदर सिर्फ घिन है। उसे अच्छी तरह पता है कि उस गोल्डन ब्लड के अंदर क्या है। वो अंडरग्राउंड लैब में बंद अनेक बच्चों की लाइफ फोर्स है। उसी वक्त हॉल की लाइट्स एक बार झिलमिलाती हैं। अगले ही पल एक बहरा कर देने वाला धमाका होता है। बॉल रूम का 10 मीटर ऊंचा ब्लास्ट डोर, जो मिसाइल अटैक तक झेलने के लिए
बना था, बिना वार्निंग के अंदर की तरफ फट पड़ता है। हवा में ही वो हजारों परफेक्ट क्यूब्स में टूटकर रेत की तरह बिखर जाता है। धूल के बीच से दो फिगर्स धीरे धीरे अंदर आते हैं। पूरा हॉल एकदम खामोश हो जाता है। सारे एलिगेंट गेस्ट्स शौक में अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। गॉर्डन लिन की सेक्रेटरी चीख पड़ती है, ये कौन है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहाँ है? चिल्लाना बंद करो। तुम्हारे 800 गार्ड्स को मैं पहले ही एक चांस दे चुका हूँ, अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का चांस। स्टेज के नीचे खड़ा गॉर्डन लिन का चेहरा काला पड़ जाता है। वो आंखें सिकोड़कर सामने खड़े जवान को देखता है। माइलो टैंग, तुम वाकई जिंदा आ गए। माइलो गॉर्डन लिन की तरफ देखता तक नहीं, उसकी नजर सिर्फ पिरामिड के टॉप पर बैठी सोफी पर टिकी है। सोफी का पूरा बॉडी कांप उठता है। ये वही लड़का है जो बार बार उसके सपनों में आता था। और उसी पल सोफी के होठों के कोने पर धीरे धीरे एक मुस्कान उभरने लगती है, ऐसी मुस्कान जैसे उसे आखिरकार आजादी मिल गई हो। उन्हें रोको, गॉर्डन लिन हाथ उठाकर इशारा करता है। बॉलरूम के किनारों पर ऊपर से 12 बड़े ग्लास पॉड्स नीचे उतरते हैं। पॉड्स खुलते हैं और उनमें से गोल्डन आर्मर पहने 12 वॉरियर्स बाहर निकलते हैं। ये आम लोग नहीं है, ये गॉर्डन लिन की पर्सनल क्रिएशन है, ज़ोडिएक कार्ड। इनमें से हर एक के बॉडी में स्पेशल लक एनहांसिंग ऑर्गन इम्प्लांट किया गया है। गॉर्डन लिन हंसी उड़ाता है, तो तुम एक टाइम वॉकर हो, तो क्या हुआ? इन 12 लोगों के पास लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से ब्लेस्ड 100% इवेजन है। तुम्हारी सोच चाहे कितनी भी फास्ट हो, वो कभी उस इंसान को टच नहीं कर सकती जिसकी लक इतनी पावरफुल हो। जाओ, इन्हें मार डालो। 12 गोल्डन वॉरियर्स अपनी लेजर ब्लेड्स निकालते हैं और रोशनी की 12 लकीरों की तरह सीधा माइलो की तरफ टूट पड़ते हैं। लक, माइलो वहीं रुक जाता है। वो सबसे आगे दौड़ते वॉरियर को शांत नजरों से देखता है। जब उस ब्लेड का टिप उसके फोरहेड से सिर्फ 3 इंच दूर रह जाता है, वॉरियर के लक के रूल्स के हिसाब से माइलो का पैर फिसल जाना चाहिए था, या उसके मसल्स क्रैम्प हो जाने चाहिए थे, उसकी सोड टूट जानी चाहिए थी, कुछ भी, बस वो अटैक लग जाना चाहिए था। लेकिन माइलो सिर्फ एक काम करता है, वो अपनी सोड खींच लेता है। इस दुनिया में लक से भी ऊपर सिर्फ एक चीज होती है, डेस्टिनी। काली रोशनी की एक चमक फूट पड़ती है, लेकिन वो रोशनी नहीं है, वो एक काली लाइन है, और वो मैटर को नहीं, पॉसिबिलिटी को काट देती है। एक ही पल में माइलो उस गोल्डन वॉरियर की उस टाइमलाइन को काट देता है जहां उसका डॉज सक्सेसफुल होता। वो जबरदस्ती उसकी डेस्टिनी को मौत से लॉक कर देता है। अंडरडॉग, दी एंडिंग। एक ही वार में सब खत्म। किसी को समझ आता उससे पहले ही 100% इवेजन वाला वॉरियर अब भी अटैक करने की पोज में जमा हुआ खड़ा है, लेकिन उसका सर हवा में उड़ चुका होता है। क्या? गॉर्डन लिन की आंखें फट जाती हैं। 1, माइलो ठंडी आवाज में गिनती करता है। 1 मिनट से भी कम वक्त में वो सो कॉल्ड इनविंसिबल ज़ोडिएक गार्ड जमीन पर टुकड़ों में बिखरा पड़ा होता है। गेस्ट्स चीखते हुए हर तरफ भाग जाते हैं, बिल्कुल डरे हुए सुअरों के झुंड की तरह। मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। मुझे हाथ तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बस अपनी मैकेनिकल आर्म से उन कुछ लोगों को पकड़ लेता हूँ जो चुपके से अटैक करने की कोशिश करते हैं, और उनकी एज को वापस इन्फेंट्स तक रिवर्स कर देता हूँ। वो सब एक कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगते हैं। रूम क्लियर है। माइलो अपनी ब्लेड से खून झटकता है और आराम से पिरामिड की तरफ चल पड़ता है। अब गॉर्डन लिन सच में घबरा जाता है। वो अपनी कस्टम गोल्डन पिस्टल निकालता है और माइलो पर पागलों की तरह फायरिंग शुरू कर देता है। बैंग बैंग बैंग। गोलियां माइलो की बॉडी को लगती हैं, लेकिन पानी की तरह उसके आर पार निकल जाती हैं। एक भी वूंड नहीं बनता। वो एक वॉइड वॉकर है। लड़ाई के वक्त उसका बॉडी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बीच में रहता है। माइलो आकर गॉर्डन लिन के बिल्कुल सामने रुकता है। तुम्हारी वो अनमोल लक अब तुम्हें नहीं बचा सकती। माइलो हाथ बढ़ाकर गॉर्डन लिन का गला पकड़ लेता है और उसे कुत्ते की तरह हवा में उठा लेता है। नहीं, मुझे मत मारो, मेरे पास पैसा है, मैं सब दे दूंगा। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है। उस रात फैक्ट्री में क्या तुमने एक पल के लिए भी सोचा था? मैंने ये सब पूरी ह्यूमैनिटी के लिए किया है। मैं ही हूँ जिसने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है। अब हिसाब किसी और के साथ करना है। माइलो बिना दूसरी बार देखे गॉर्डन लिन को पिरामिड से नीचे फेंक देता है। फिर वो सर उठाकर सोफी की तरफ देखता है। वो शुरू से अब तक 1 इंच भी नहीं हिली, न चीखी न भागी। वो बस चुपचाप बैठी माइलो को एक एक कदम अपनी तरफ आते देखती रही। माइलो धीरे धीरे गोल्डन स्टेप्स चढ़ता है। हर कदम पहाड़ जितना भारी लगता है। आखिर वो सोफी के सामने खड़ा होता है। काली ब्लेड धीरे से उठती है और उसका टिप सीधा सोफी के गले की तरफ आ जाता है। हेलो छोटी चोर, तुम आखिर आ ही गई माइलो। माइलो की ब्लेड पकड़ने वाली मुट्ठी हल्की सी कांपती है। मुझे ऐसे मत बुलाओ, तुम्हें कोई हक नहीं। तब सोफी खुद ब्लेड को पकड़ लेती है और उसे अपनी गर्दन की तरफ खींचने लगती है। तुम अपनी चीज वापस लेने आए हो, है ना? तो ले लो। माइलो वहीं जम जाता है। उसने इस मुलाकात के हजारों सीन्स अपने दिमाग में सोचे थे। शायद वो जान की भीख मांगेगी, शायद वो रोएगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो मरने की भीख मांगेगी। क्या तुम जानते हो ये 3 साल मेरे लिए कैसे गुजरे हैं? प्लीज, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। सोफी रोते हुए अचानक आगे झुक जाती है और खुद को सीधा ब्लेड की तरफ धकेल देती है, लेकिन माइलो इंस्टिंक्ट से आधा कदम पीछे हट जाता है। उसी पल पूरा क्लाउड पैलेस पूरी तरह हिलने लगता है। नीचे जमीन पर गिरा हुआ गॉर्डन लिन किसी तरह घिसते हुए एक कंट्रोल पैनल तक पहुंच गया होता है। वो जोर से एक रेड बटन दबा देता है। अच्छा, तो तुम दोनों साथ मरना चाहते हो, ठीक है। हॉल का फ्लोर बीच से फट जाता है और बहुत नीचे से एक घुटन भरी डरावनी प्रेजेंस बाहर फूट पड़ती है। वो न लक है न टाइम, वो सिर्फ डिवावरिंग है। एक बहुत बड़ा पंजा जो हजारों जंग लगे क्लॉक गियर्स से बना है, उस दरार से बाहर निकलता है और सीधा पिरामिड के बेस को चूर चूर कर देता है। जैसे ही वो पंजा बाहर आता है, पूरे क्लाउड पैलेस की ग्रेविटी
ग्रेविटी ही गायब हो जाती है। टेबल्स, चेयर्स, टूटे हुए ग्लास सब हवा में तैरने लगते हैं। बिना किसी आवाज के एक डरावनी गरज आसमान को चीर देती है। वो क्रीचर धीरे धीरे उस गड्ढे से बाहर चढ़कर सामने आता है, लगभग 30 मीटर ऊंचा, शेप में किसी म्यूटेटेड स्पाइडर जैसा। उसका पूरा बॉडी हजारों और लाखों पुरानी घड़ियों से बना है और उसकी पीठ पर लाइन से अनेक सोल्स जुड़ी हुई हैं। वो बच्चों की सोल्स हैं जो पिछले 3 साल में लैब से निकाली गई थी। सब मिलकर उस क्रीचर का रिजेंटमेंट से भरा कोर बनाती हैं। ये गॉर्डन लिन का अल्टीमेट वेपन है, टाइम डिवावरर। ये जिस भी चीज को छूता है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम एक ही पल में झेलकर पूरी तरह एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाती है। डैड पीछे हटो। माइलो एक पल में रिएक्ट करता है। जैसे ही सोफी गिरने लगती है वो उसे पकड़ लेता है और सीधा मेरी तरफ उछाल देता है। मैं अपनी मैकेनिकल आर्म बढ़ाकर सोफी को सेफली पकड़ लेता हूँ। मैं उस क्रीचर को घोरता हूँ और मेरा चेहरा सीरियस हो जाता है। भगवान, ये चीज आखिर है क्या? ये है कर्मा का हिसाब चुकाने का वक्त। टाइम डिवाउरर की एक बड़ी आंख सीधा माइलो पर टिक जाती है। उसने माइलो के अंदर उस टाइम की स्मेल महसूस कर ली है जो सिर्फ 2 पलों के बीच के गैप में एग्जिस्ट करता है। अगले ही पल डिवाउरर सीधा माइलो पर टूट पड़ता है। माइलो अपनी ब्लेड उठाकर ब्लॉक करता है, लेकिन उस अटैक की ताकत उसे दूर उड़ा देती है और जिस हाथ से वो स्वॉर्ड पकड़े हुए हैं वो तेजी से भूरा होने लगता है। उसकी स्किन उसकी आंखों के सामने ही सिकुड़ने लगती है। माइलो, मैं चिल्लाता हूँ, दूर रहो। वैसे ही तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। उस चीज ने एक बार और छू लिया तो सब खत्म। लगता है अब सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। डोमेन ओपन, पर्डिशन। माइलो के सेंटर से काली आग पल भर में फूट पड़ती है और पूरे बॉलरूम को निगल लेती है। अगले ही सेकंड पूरी दुनिया सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में बदल जाती है। ये वो टेक्निक है जो उसने 2 पलों के बीच वाले गैप में सीखी थी। वो जबरदस्ती आसपास के स्पेस को एक ऐसी डायमेंशन में खींच लेता है जहां टाइम खुद रुक जाता है। माइलो एक काली रोशनी की लकीर बनकर डिवाउरर की तरफ टूट पड़ता है। उसकी ब्लेड बारिश की तरह गिरती है। हर स्ट्राइक मॉन्स्टर के जॉइंट्स पर बिल्कुल परफेक्ट लगती है। उसकी पीठ पर बंधी सोल्स दर्द से चीखने लगती हैं। लेकिन मेरे अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा। मैं उसका एक हाथ काट देता हूँ और तुरंत उसकी जगह 2 नए हाथ उग जाते हैं। उसकी रीजनरेशन कभी खत्म नहीं होती है क्योंकि वो पूरे हाई चेंग के फॉर्चून नेटवर्क से कनेक्टेड है। जब तक इस शहर में एक भी इंसान बोरोड लक यूज कर रहा है तब तक उसके पास एंडलेस पावर रहेगी। इसे मारा नहीं जा सकता, माइलो हाफते हुए बोलता है। इसका कोर इसके बॉडी के अंदर नहीं है। वो मुड़कर दूर खड़े गॉर्डन लिन की तरफ देखता है। गॉर्डन लिन कंट्रोल पैनल की शील्ड के पीछे खड़ा पागलों की तरह हंसने लगता है। बेकार है, जब तक सोफी जिंदा है टाइम डिवाउरर को कोई नहीं रोक सकता। सोफी सारी गुड लक एब्सॉर्ब करती है और डिवाउरर सारी बैड लक को निगलता है। दोनों एक ही सिस्टम के 2 हिस्से हैं। तो इतने सालों से मैं ही इस मॉन्स्टर का हार्ट थी। मैं इसे और चलने नहीं दे सकती। सोफी वापस आओ। मैं उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन अचानक सोफी के बॉडी से इतनी तेज गोल्डन लाइट फूट पड़ती है कि आंखें चुंधिया जाती हैं। 3 साल की जमा हुई एब्सोल्यूट लक एक ही पल में बाहर निकल पड़ती है। सोफी एक गोल्डन शूटिंग स्टार की तरह सीधा डिवाउरर की तरफ दौड़ जाती है। तुम्हें खाना है ना, तो सब कुछ खा लो। सोफी उस मॉन्स्टर के बड़े से सिर को जोर से गले लगा लेती है और अपनी खून से भीगी कलाई उसके टूटे हुए क्लॉक फेस पर दबा देती है। वो डिवाइन ब्लड है, इस दुनिया की सबसे प्योर और एब्सोल्यूट लक, और डिवाउरर बैड लक का सबसे शुद्ध रूप। जब ये दोनों एक्सट्रीम्स इतनी नजदीक टकराते हैं तो सिर्फ एक ही चीज होती है, एनहिलेशन। नहीं! गॉर्डन लिन की चीख पूरे हॉल में गूंज उठती है। एक बहरा कर देने वाली गरज के साथ पूरी दुनिया एक पल के लिए खामोश हो जाती है। सोफी और डिवाउरर के बीच से व्हाइट लाइट की एक वेव फूट पड़ती है और पल भर में हर तरफ फैल जाती है। डिवाउरर अपनी आखिरी दहाड़ मारता है। उसका बहुत बड़ा बॉडी व्हाइट लाइट में धीरे धीरे घुलने लगता है। उसकी पीठ पर जुड़ी हुई सभी टॉर्चर्ड सोल्स आखिरकार सुकून भरी मुस्कान मुस्कुराती हैं और फिर छोटे छोटे स्टार लाइट के पार्टिकल्स बनकर हवा में बिखर जाते हैं। सोफी अपनी लाइफ देकर उस मॉन्स्टर को टुकड़ा टुकड़ा करके प्योरीफाई कर रही है। सोफी! माइलो पागलों की तरह व्हाइट लाइट के अंदर दौड़ पड़ता है। वो रोशनी उसकी स्किन को जला रही है, लेकिन उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं। वो हाथ बढ़ाता है और उस चमकती हुई रोशनी के बिल्कुल बीच में उस छोटी सी धुंधली पड़ती फिगर को पकड़ लेता है। सोफी का आधा बॉडी पहले ही ट्रांसपेरेंट हो चुका है। वो धीरे धीरे पूरे एनर्जी में बदल रही है। सोफी मीलो की तरफ देखकर मुस्कुराती है। मीलो, मैंने सारी लक वापस कर दी और मुझे माफ कर देना। इतना कहकर उसका बॉडी टूटने लगता है और वो अनेक गोल्डन बटरफ्लाइज बनकर बिखरने लगती हैं। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मीलो जोर से दहाड़ता है। वो किसी का कर्ज नहीं रखना चाहता, सबसे कम इस लड़की की जिंदगी का। रिवाइंड। मीलो अपनी ब्लैक ब्लेड की पावर एक्टिवेट करता है, अंडरटो की फाइनल टेक्निक, और बिना हिचकिचाए ब्लेड को सीधा अपने दिल में घुसा देता है। ये सुसाइड नहीं है, वो अपने अंदर जमा की हुई बेइंतहा चुराई गई लाइफ फोर्स को चैनल कर रहा है और उसे पूरी तरह सोफी के बॉडी में वापस डाल रहा है। मीलो मेरी तरफ मुड़कर जोर से चिल्लाता है, बुढ़े मेरी हेल्प करो। मैं तुरंत सब समझ जाता। तुम दोनों पागल हो, बिल्कुल पागल। गाली देते हुए भी मैं एक पल की देर नहीं करता। मैं अपनी मैकेनिकल आर्म उठाता हूँ और डेट लेजर का आउटपुट उसकी बिल्कुल मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ा देता। फादर और सन दोनों साथ खड़े हैं, टाइम को रिवाइंड करते हुए। एक अपनी लाइफ दे रहा है और दूसरा वक्त को पीछे घुमा रहा है। ब्लैक लाइट और ग्रे लाइट मिलकर उस धीरे धीरे बुझ रही गोल्डन रोशनी को पूरी ताकत से घेर लेती हैं। ये सिर्फ किसी को बचाने की कोशिश नहीं है, ये खुद मौत के खिलाफ जंग है। ये उन रूल्स के खिलाफ बगावत है जो फेट को चलाते हैं। गॉर्डन लिन, तुम्हारी हुकूमत यहीं खत्म होती। अपनी लाइफ फोर्स बहाते हुए भी मीलो ब्लेड को उल्टा घुमाता है और उसमें
उसमें से निकली शुद्ध ताकत की एक वेव दूर खड़े गॉर्डन लिन की तरफ छोड़ देता है। इस बार उसके पास उसे बचाने के लिए कोई लक नहीं है। वो अटैक सीधा उसके आर पार निकल जाता है। गॉर्डन लिन के मरते ही क्लाउड पैलेस को चलाने वाला पूरा फॉर्चून एरे धड़ से टूट जाता है। आसमान पर छाए हुए काले बादल धीरे धीरे हटने लगते हैं और कई सालों बाद पहली बार हाई चिंग पर धूप निकलती है। सूरज की रोशनी टूट चुके बॉलरूम के अंदर आ गिरती है। मीलो पूरी तरह थककर जमीन पर गिर जाता है। मेरी मैकेनिकल आर्म पूरी तरह जल चुकी है, उसमें से धुआं निकल रहा है और हम दोनों के बीच में एक छोटी सी लड़की चैन से सो रही है। सोफी की पलकें हल्की सी हिलती हैं और वो धीरे धीरे आंखें खोलती है। वो पहले नीले आसमान को देखती है, फिर अपने पास पड़े मीलो को जिसके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके हैं। फिर वो अपने हाथों की तरफ देखती है। उसकी कलाई का वूंड पहले ही ठीक हो चुका है। वो धीरे से हाथ बढ़ाकर हवा को छूने की कोशिश करती है। एक बिल्कुल आम सी मक्खी उड़कर उसकी उंगली पर बैठ जाती है, अपने पैर रगड़ती है और फिर उड़ जाती है। यही होता है एक ऑर्डिनरी जिंदगी का एहसास। सोफी फूट फूट कर रो पड़ती है। ये उसकी सबसे सच्ची, सबसे जोर की और सबसे आजाद रोने की आवाज थी जो हाई चिंग ने पिछले 3 सालों में पहली बार सुनी। गॉर्डन लिन की मौत के 7 दिन बाद बोरोड फॉर्चून का असर खत्म होते ही पूरा हाई चिंग एक तरह के विड्रॉल से गुजरता है। जो लोग सिर्फ लक के सहारे जी रहे थे वो सब आखिरकार एक नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट आते हैं। एली नंबर 8 में पॉन शॉप का दरवाजा बंद रहता है। एक हफ्ते से उस पर क्लोज्ड का बोर्ड लटक रहा है और गली के अंदर एक छोटे से कोर्ट यार्ड में 3 लोग एक टेबल के आसपास बैठकर साथ में खाना खा रहे हैं। गुजरे हुए हर दर्द को पीछे छोड़कर सारी जंजीरें टूट चुकी हैं, हर कर्ज चुक गया है। अब न फेट का कोई गेम बाकी है, न किसी बैड लक का हिसाब। सिर्फ एक बाप और बेटा साथ में और एक लड़की जिसे आखिरकार सुकून मिल गया। एक आम सी जिंदगी। शायद इसी से बड़ी रिडेम्पशन किसी को नहीं मिल सकती।